हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग 30 डेज़ की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर और APFC 2023 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए। अभी तक हम लोगों ने 25 लेक्चर किए हैं और ये 26वां लेक्चर है। और जो 25th लेक्चर था वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे। और ये सेकेंड लेक्चर है और ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे लास्ट लेक्चर है। ये लेक्चर थोड़ी लंबी होगी क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप जो इसकी सिलेबस है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, वो आप कॉन्साइज वे में समझा दीजिए। तो मैंने प्लान किया है कि आपको इनिशियली मैं आपको कॉन्साइज वे में पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी। देन फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगी। और ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की लास्ट क्लास है। कल आपको मॉर्निंग में आपको इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पे वीडियो मिल जाएगी, आपको इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पे मिल जाएगी। और कल इवनिंग से पॉलिटी की मिलेगी और दैट वाज आवर लास्ट सेक्शन, दैट वाज योर पॉलिटी। सो बाय संडे इवनिंग वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सीरीज, है ना। ये सीरीज वैसे तो 30 तक चलने वाली थी, बट विथ कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि जल्दी से हो जाए सो दैट कि हम रिवीजन कर पाए। सो हमने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहले हम लोग कुछ रिवीजन करते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको आ रहा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हर पॉइंट को आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो है रिवीजन हम लोग करेंगे जो 1857 से 1947 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वो उस पर हम रिवीजन करेंगे। थोड़ी हम फास्ट करेंगे। वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखना है इसमें कि मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कहीं पे भी कोई एरर ना हो और पूरी क्रोनोलॉजिकली मैं आपको चीज़ें समझा दूँ। लेकिन अगर बाय द वे अगर कुछ ऐसा होता है तो आप यू शुड लेट मी नो, आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, सो डैट कि मैं उसको चेंज कर पाऊँ या मैं उसको पिन कर पाऊँ। जब भी आप कोई वीडियो देखने जाते हो तो आप एक बार पिन मैसेज को ज़रूर देख लेना, कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ अगर गलती से हमने टिक कर दिया, उस पर कोई क्वेरी करते हैं तो मैं उस मैसेज को पिन कर देता हूँ, सो डैट कि जो जाएंगे तो उनको नज़र आ जाएगा। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। अब क्या है कि हम लोग जो अभी जो आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में है, वैसे तो 1757 से आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बट हम अभी जो रिवीजन कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे UPSC बार बार क्वेश्चन पूछती है, वो हम 1857 से 1947 में करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो 1857 से 1947 में हम लोग रिवीजन करने वाले, थोड़ी फास्ट करेंगे हम लोग। तो 1857 से पहले हम लोग सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कांग्रेस, सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो कांग्रेस का अगर बात करें कि कैसे फॉर्मेशन हुई थी, कांग्रेस से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग उसकी बात करते हैं कि कांग्रेस कैसे बना। ठीक है, शुरू में आपको 1828 ईस्वी में आपको एक हुआ करता था द एकेडमिक एसोसिएशन। ठीक है, तो एक एकेडमिक एसोसिएशन हुआ करता था कलकत्ता में। इसके बाद 1836 में बंग भाषा क्या था, बंग भाषा आप नोट करते चलिए, प्राकृतिक सभा। ठीक है, इसके बाद 1838 में एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो सोसाइटी फॉर, ऐसा नहीं है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था उससे पहले कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं था या कोई संस्था नहीं थी, बट ये सब जो था आपको कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछ देता है। सो सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज 1838 में ही एक था जमींदारी एसोसिएशन, या आप कह सकते हो उसको लैंड होल्डर सोसाइटी। सो जमींदारी एसोसिएशन हुआ करता था। और 1839 में द्वारकानाथ टैगोर का 1839 में वन इज ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ पे बना था ये? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, है ना। किसके द्वारा बनाया गया था? विलियम एडम के द्वारा। ठीक है, 1843 में एक था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। सो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1851 में क्या हुआ कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी आपकी, जो जमींदारी एसोसिएशन और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया था, ये दोनों मर्ज होकर के बना दिया क्या? ये 1861 में बन गया आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या बना? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर यहाँ पे थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव।
ठीक है। और इसके दो ब्रांच बन गए, जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी उसके दो ब्रांच, एक बम्बे में बना, बम्बे, और एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये आपको बना था। ठीक है। इसके बाद आपको 1867 में 1867 में बनता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कहाँ पे बनता है? लंदन में। किसके द्वारा? नरोजी के द्वारा। ठीक है। 1870 में बनता है पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। ये कौन बनाते हैं? एमजी रनाडे। ठीक है। 1870 में एक और चीज़ होती है, इंडियन सोसाइटी बनती है, इंडियन सोसाइटी। ठीक है। कहाँ पे बनती है? लंदन में। और ये कौन होते हैं? आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाए जाते हैं। 1875 में इंडियन लीग बनती है, कौन? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इसके बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन नेशनल एसोसिएशन आप कह सकते हो, नेशनल एसोसिएशन। कौन होते हैं इसके हेड? SN बनर्जी रहते हैं, बनाते हैं, SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर के बनाते हैं ये। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, या उसी को इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं। ये जो होता है, जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन होती है, वो फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन होता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन ये होता है। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है वो होती है 1883 में और 1885 में। ठीक है। एक 1884 में एक और चीज़ बनती है, वो मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। ठीक है। ये भी एक आप बनती है 1884 में। कौन बनाते हैं ये? पी आनंद चार्लू, है ना, और जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा बनाया जाता है। और एक M वीरांगचारी भी इसमें होते हैं। ठीक है। वीरारघबचारी, है ना। तो ये हो गया। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनती है, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आप नोट डाउन कर लेना। किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। फिरोज शाह मेहता के अलावा क्या रहते हैं? केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयबजी, ये मिलकर के बनाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है। दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम क्या करते हैं? एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसका नाम होता है इंडियन यूनियन। कहाँ पे बुलाते हैं? पुणे में। लेकिन वहाँ पे हो नहीं पाता है। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास, कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होती है। कहाँ पे? ये बम्बे में होती है मीटिंग, कॉन्फ्रेंस होती है। और जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें 72 डेलीगेट्स आते हैं। और यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके प्रेसिडेंट होते हैं। और जो सेक्रेटरी होते हैं वो एओ ह्यूम होते हैं। ठीक है। आ गई आपकी, बन गई कांग्रेस। ठीक है। सो कांग्रेस की ये आपको फर्स्ट सेशन हो गई और ये बन गई कांग्रेस। अब क्या हो गया? कांग्रेस जब बनी थी तो इसको सेफ्टी वाल्व थ्योरी बोला था। किसने बोला था? सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ठीक है। ये बोला था लाला लाजपत राय ने। ठीक है ना। और इसको कॉन्स्पायरेसी थ्योरी किसने बोला था? कॉन्स्पायरेसी थ्योरी ये बोला था RP दत्त। ठीक है। इसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कौन दिया? लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, लाइटनिंग, आप नाम याद रखें बस, कंडक्टर थ्योरी ये दिया था गोखले ने। ठीक है। और डफरिन क्या बोला था इसको? डफरिन ने कहा था अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ठीक है। इसके बाद जो कर्जन ने क्या कहा था जब कांग्रेस बना था कि कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। मतलब ये तो वैसे ऐसे ही लंगड़ा रहा है, इसको हमारी है कि जब मैं इंडिया में रहूं तब तक इसको पूरा ख़त्म करके जाऊं, ये कहा था कर्जन ने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बन गई कांग्रेस बन गई तो कांग्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। अब कांग्रेस में 1885 में समझ गए कौन थे हेड? पहला में 1885 में आपको पता चल गया। कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। कौन हेड थे? WC बनर्जी। 1886 में होती है कलकत्ता में हेड कौन होते हैं? मतलब प्रेसिडेंट नरोजी होते हैं। 1887 में ये मद्रास में होता है। सेशन कहाँ होता है? मद्रास में। कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयबजी। और इसमें आपको एक बात और याद रखना है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1888 में होती है इलाहाबाद में सेशन होती है। वहाँ पे बनते हैं कौन? जॉर्ज यूलो जो हैं
फर्स्ट नॉन इंडियन 1889 में जो होती है, कहाँ पे होती है सेशन? बॉम्बे में होती है। वहाँ पे बनते हैं विलियम वेदरबर्न, ठीक है ना। इसके बाद 1894 में जाते हैं, बनते हैं एल्फ्रेड वेव। ये होती है मद्रास में होती है और बनते हैं एल्फ्रेड वेव। 1904 में बॉम्बे में सेशन होती है। कहाँ पे होती है? बॉम्बे में, और बनते हैं हेनरी कॉटन। और 1890 में एक और इम्पोर्टेंट याद रखना, 1890 में क्या होता है? एक कादम्बिनी गांगुली होती है। कौन होती है? कादम्बिनी गांगुली। ये फर्स्ट वीमेन होती है ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस सेशन को एड्रेस करती है। सो फर्स्ट वीमेन हु एड्रेस क्या कहते हैं उसको? कांग्रेस सेशन को। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक समझ गए? अब डिफरेंट फेज में हम जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 1857 की पूरी क्रांति बता देता हूँ, ठीक है? तो 1857 पे क्वेश्चन पूछता है, तो हम 1857 पे जितने भी क्वेश्चन आते होंगे वो मैं आपको पूरी चीज़ें बता देता हूँ। पहला तो आप याद रखिए कि 19th नेटिव इन्फेंट्री कहाँ पे था? बरहमपुर में। यहाँ पे फरवरी 1857 में हल्ला गुल्ला शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद मेरठ में कब हुआ था? मेरठ में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को होती है। फिर 34वां जो नेटिव इन्फेंट्री है कहाँ पे? बैरकपुर में, ठीक है। सो बैरकपुर में होती है 29 मार्च को, और यहाँ पे मंगल पांडे को एग्जीक्यूट किया जाता है, फांसी मिल जाती है। कब मिलती है? 8 अप्रैल को। क्लियर? इसके बाद अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो बखत खान थे, कौन थे? बखत खान जो थे वो लीड लेते हैं, ठीक है ना। ये बख्त खान होते हैं बरेली के, है ना, बट दिल्ली की तरफ से रहते हैं, बरेली के। अब इसमें कहा है कि 1857 की जो विद्रोह हुई थी उसमें कहाँ से कौन था ये पूछता है। तो पहले लखनऊ से कौन था? लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। बरेली से कौन था? बरेली से, ठीक है ना, खान बहादुर। अब आप ये कन्फ्यूजन मत होना कि बखत खान बरेली से थे, खान बहादुर ये बरेली के रहने वाले थे, बट ये दिल्ली से आपको लीड कर रहे थे। कानपुर से कौन था? कानपुर से नाना साहब, है ना। आरा से कौन था? आरा से कुंवर सिंह। फैजाबाद से कौन थे? फैजाबाद से कौन लड़ रहे थे? मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है। झांसी से कौन थे? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। पटना से कौन थे? पटना से मौलवी पीर अली, ठीक है। इसके बाद पंजाब से कौन थे? पंजाब से नौशेरा एंड होती मर्दन, ये पंजाब से थे। इसके बाद बागपत से कौन थे? बागपत से शाहमल थे, ठीक है, बागपत से शाहमल। इसके बाद जब ये हो रहा था तो दिल्ली में कौन कौन थे अंग्रेज के, वो आप देख लो। दिल्ली में थे आपको लेफ्टिनेंट विलिगवाई। इसके बाद सर कॉलिन कैंपेल। ये आपको, सॉरी गलत मैंने लिख दिया, ये जॉन निकोलसन थे। यहाँ पे सर विलिगवाई थे और एक निकोलसन थे। कभी कभी पूछता है कि दिल्ली में कौन थे जब 1857 की विद्रोह हुई थी, तो हुडसन थे। 3 लोग दिल्ली से थे। कानपुर में कौन थे? कानपुर में आपको ह्यूज करके थे, है ना, और कॉलिन कैंपेल, ठीक है। इसके बाद झांसी में ह्यूज रोज थे, झांसी में ह्यूज रोज, है ना। बनारस में कॉलिन जेम्स नील थे। 27 जून 1857 को होती है आपको सत्ती चौरा घाट कानपुर में मास्केर, उसको मास्केर घाट भी बोलते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मास्केर होते हैं, जिसको बीबी घर मास्केर भी बोलते हैं। सितंबर होते होते तक हो जाती है 1857 की जो क्रांति होती है वो हो जाती है ख़त्म। अब 1857 की क्रांति अगर ख़त्म हो जाती है तो इसमें आपको याद रखना है क्या क्या चीज़, कि इसमें कुछ कुछ लिखा है, कोई बुक्स लिखी गई है। तो बुक्स क्या है, ठीक है ना। तो बुक्स है, पहला तो है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखी थी? ये सावरकर ने लिखी थी, ठीक है। 1857 ये बुक किसने लिखी थी? ये डॉक्टर SN सेन ने लिखी थी, ठीक है। इट वॉज नीदर फर्स्ट नॉर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा था? ये RC मजूमदार ने लिखा था। मेयर सिपाही मिंटोनी, मतलब सिर्फ ये सिपाही विद्रोह था, ये किसने लिखा था? ये जो है सो, अब ये तो नेगेटिव हो गया, ये वहीं के लिखे थे, लॉरेंस एम सिली,
ये ब्रिटिश के थे। इन्होंने लिखा था कि बस ये तो कुछ नहीं था, युद्ध नहीं था, सब एक सिपाही विद्रोह था, ठीक है ना। और एक बुक लिखा गया था, एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, ठीक है, ये लिखा था टी.आर. होम्स ने। तो इतनी बुक मुझे लगता है अगर आप पढ़ लोगे तो आपका काम 1857 में हो जाएगा। एक आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है, हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो उसको देखेंगे, तो वो भी 1857 से रिलेटेड है। इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक 1857 के में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, कांग्रेस पढ़ लिया, 1857 पढ़ लिया। अब भारत को आज़ाद कराते हैं। देखो इसमें क्या था कि जब कांग्रेस बन गई, अब दो तरह के लीडर हुआ करते थे। एक होते थे मॉडरेट लीडर। अब मॉडरेट लीडर क्या करते थे, मॉडरेट नरम दल और गरम दल, है ना, एक्सट्रीमिस्ट। तो नरम दल के जो नेता थे वो 3 P पे काम करते थे, प्रेयर्स, है ना, पेटिशन एंड पासिंग रेजोल्यूशन, मतलब बस रिक्वेस्ट करते रहो, ठीक है ना। ये इसमें कौन थे, नरोजी जी थे, अपने नरोजी जी थे, तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, और फिरोज शाह मेहता थे, एस.एन. बनर्जी थे। ये सब नरम दल के नेता थे, है ना, मॉडरेट लीडर्स। R.C. दत्त थे। इसके बाद आनंद मोहन बोस, याद रखनी है, गोखले और W.C. बनर्जी। ये सब थे कि भैया रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करने से सब कुछ मिलेगा, प्रेयर करो, पिटीशन दो बार बार रिजोल्यूशन को पास करके, और इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। बट ये ऐसा हुआ नहीं, है ना। अब जो गरम दल के थे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, है ना। एक्सट्रीमिस्ट लीडर में कौन कौन थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल घोष। ये याद रखो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ये आपको, ये मॉडरेट्स को बोला था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। एक एक पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ पूछा हुआ है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने बुक लिखी हुई है, कौन सी बुक लिखी थी, गीत रहस्य, ठीक है। और द आर्कटिक होम्स इन वेदा, है ना, तो ये लिखा हुआ है। इसके बाद ये सब चीज़ें चलती रहती है, होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल की पार्टीशन होती है 20 जुलाई 1905 को अनाउंस होती है कि भैया बंगाल का विभाजन होगा, है ना। 16 अक्टूबर को बताया जाता है कि 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन डे होगा। दिसंबर 1905 में होती है सेशन, कहाँ पे, बनारस में कांग्रेस की सेशन होती है, और वहाँ पे हेड कौन होते हैं, जी.के. गोखले, है ना। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉडरेट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट में हो जाती है लड़ाई, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में हो जाती है लड़ाई। मॉडरेट कहता है कि भैया अगर बंगाल का विभाजन हुआ है तो सिर्फ बंगाल में हम पूरे मूवमेंट को रखते हैं, और ये कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, बोलते हैं नहीं हम पूरा अपोज करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, पूरा देश में चलाएंगे इसको। तो इस देने से लड़ाई होता है, ठीक है ना। इसके बाद लेकिन जो दिसंबर 1905 में एक रिजोल्यूशन पास होता है जिसमें पार्टीशन को क्या किया जाता है, कॉन्डेम किया जाता है कि भाई जो हुआ है वो गलत हुआ है, और ये बोलते हैं कि बॉयकॉट करेंगे लेकिन सिर्फ बंगाल में करेंगे। ये रिजोल्यूशन पास होती है, और स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी चिल्लाएंगे लेकिन सिर्फ बंगाल में चिल्लाएंगे, ठीक है। ये सब चलता रहता है। ऑलरेडी जो है सो ये लोग परेशान रहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं वो दुखी रहते हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहा है, बार बार पिटीशन दे रहा है ना, ऐसे ही से करके सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। फिर ये क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, दिसंबर, फिर से तो लड़ाई तो चलती ही रहती है कि भाई बंगाल में क्यों है, हमको पूरे देश में चाहिए। दिसंबर 1906 में कलकत्ता में फिर से एक सेशन होती है, उसमें नरोजी जी हेड होते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट होते हैं नरोजी जी। तो यहाँ पे पहली बार जो है वर्ड स्वराज का मेंशन होता है, वर्ड स्वराज का पहली बार 1906 में मेंशन होता है। और यहाँ पे जो रिजोल्यूशन पास होता है, यहाँ पे होती है स्वराज्य। ये याद रखना है, हर एक क्वेश्चन पूछते हैं हर एक पॉइंट पे, स्वदेशी, स्वराज, स्वदेशी, बॉयकट। इसके बाद नेशनल एजुकेशन, इसकी रिजोल्यूशन पास होती है। दिसंबर 1907 में सूरत में सेशन होती है, कहाँ पे होती है, सूरत में। कौन हेड होते हैं, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष सेशन होते हैं। यहाँ पे हो जाती है सूरत स्प्लिट, मतलब बोलते हैं जो मॉडरेट होते हैं बोलते हैं कि भाई एक्सट्रीमिस्ट को तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, तुमको जो मन हो करेंगे तो तुमको हम निकाल रहे हैं। तो सूरत होती है सूरत स्प्लिट। अब जो अब इसमें जो, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो ये हुआ था एंटी पार्टीशन में क्या क्या कुछ लोगों ने कुछ लिखे थे, कुछ बोले थे, उस पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर पार्टीशन पढ़ रहे हैं तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं उस पॉइंट को। तो हितावधि, है ना,
है ना, कौन लिखता है, द्विजेंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद संजीवनी, ये संजीवनी, ठीक है ना, ये के मित्रा बंगाली, ठीक है। ये कौन होते हैं, एस एन बनर्जी, याद रखना है एक एक, के मित्रा, ये द्विजेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। पार्टीशन का जो दिन होता है उस दिन शोक का होता है, लोग गंगा में जाके स्नान करते हैं, खाली पैर चलते हैं वंदे मातरम गाते हुए, है ना। पीपल एक दूसरे को राखी बांधते हैं, पीपल टाइड राखी, राखी जो बांधते हैं वो हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के लिए, है ना। और एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है बहुत बड़े गैदरिंग को भी एड्रेस करते हैं, है ना। यहाँ तक आप याद रखना। इसके बाद जो आपको ये जो दिल्ली से थे, दिल्ली में जो थे, है ना, फॉरेन गुड्स की ये लोग बाइकआउट कर रहे थे, है ना, गवर्नमेंट स्कूल की, और बनती हैं स्वदेश बांधव समिति, उसी समय बनती है स्वदेश बांधव समिति। ये स्वदेश बांधव समिति जो होता है वो अश्विनी कुमार दत्त का होता है। गणपति, है ना, एंड शिवाजी फेस्टिवल मनाई जाती है, किसके द्वारा, शिवाजी फेस्टिवल, ये तिलक के द्वारा। बंगाल नेशनल कॉलेज, है ना, ये अरविंदो घोष ओपन करते हैं। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, बंगाल केमिकल्स, ये सब खोली जाती है कि स्वदेशी को अपनाना है। बंगाल केमिकल्स पीसी रॉय के द्वारा। इंडियन साइंस कांग्रेस, ये आपको जेसी बोस के द्वारा। पेंटिंग बनाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। इसके बाद जो इसी समय में ये होती है नवाब, इसी समय क्या करते हैं, नवाब सलीमुल्लाह कहाँ के होते हैं, ढाका के, तो ये बनाते हैं मुस्लिम लीग, और यहीं से काम गड़बड़ शुरू होता है 30 दिसंबर 1906 को। इसीलिए आपको भारत का ये पार्टीशन हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है सो पहले ही से अलग करने की कोशिश की थी और वो बाद में काम हो गया। लेकिन किंग जॉर्ज 5 ये करते हैं 1911 में, ये जो पार्टीशन होती है उस पार्टीशन को रद्द कर देते हैं। कहाँ पे, दिल्ली दरबार में। तो ये हो गई आपकी पूरी पार्टीशन जो 1905 में हुई थी। ओके, साथ साथ में रिवॉल्यूशनरी फेज भी चलती रहती है। सो रिवॉल्यूशनरी फेज 1 हम लोग करते हैं। तो रिवॉल्यूशनरी फेज 1 में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखो, जैसे वासुदेव बलंद फाड़के ये फादर ऑफ आर्म्ड स्ट्रगलर बोला जाता है, और इसको फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। किसको, वासुदेव बलवंत फाड़के को, है ना, और फादर ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल भी बोला जाता है। तो ये याद रखना है। इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बनाया था जिसका नाम था रामोशी, है ना, और ये जेल में हंगर स्ट्राइक किए और इनकी डेथ हो गई। इसके बाद 1897 में, मतलब साथ साथ में कुछ रिवॉल्यूशनरी भी चीज़ें चल रही थी, जैसे रैंड मर्डर हो गई थी, रैंड मर्डर। अब ये रैंड कौन थे, ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर थे, है ना, और इनको कौन मारता है, चापेकर ब्रदर, और इसको चापेकर ब्रदर को बाद में हैंग कर दिया जाता है। तो एक ये याद रखना। इसके बाद सावरकर जी आते हैं। सावरकर जी एक बनाते हैं मित्र मेला, और ये जो है फैसिनेटेड बाय द यंग इटली के जो कौन थे आपको, मज्जिनी, है ना, और ये लिखते हैं मज्जिनी चरित्र बीडी सावरकर, ठीक है ना, और चरित्र। और 1904 में ये बनाते हैं अभिनव भारत। क्या बनाते हैं, अभिनव भारत, ठीक है ना। लंदन जाते हैं, लंदन जाकर के वहाँ बनाते हैं इंडिया हाउस, ठीक है। और जो लंदन जाते हैं तो इनको फेलोशिप कौन देता है, तो ये देता है पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा इनको देते हैं फेलोशिप, और ये फ्री इंडिया सोसाइटी की भी वहाँ पे गठन करते हैं, ठीक है। तो ये वीडी सावरकर जान गए। इसके बाद डेथ होती है किसकी, 1900, ये जो होती है मर्डर ऑफ कर्जन वाइली, है ना, ये इसकी मर्डर होती है। कौन मर्डर करता है, ढींगरा जी, मदन लाल ढींगरा मर्डर करते हैं, तो इसको फिर लटका दिया जाता है फांसी में। एक और जो आपको रिवॉल्यूशन में थे, अनंत लक्ष्मण कान्हड़े, ये शॉट किसको मार देता है, डीएम ऑफ नासिक को, नासिक के डीएम को ये मार देता है दिसंबर 1909 में। ये भी 1909 का है, 1910 में इनको मार दिया जाता है ना। जैक्सन के डीएम का नाम क्या होता है, जैक्सन, ठीक है। इसके बाद बंगाल में अनुशीलन समिति बनाई जाती है ना, बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी कलकत्ता में सतीश चंद्र बसु प्रमोथा मित्र के द्वारा। फिर युगांतर और संध्या, है ना, वीकली अनुशीलन समिति के द्वारा निकाली जाती है, 2 वीकली, युगांतर, है ना, और संध्या,
किसके द्वारा? बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा। और भवानी मंदिर जो है, एक बुक है भवानी मंदिर, वो अरविंद घोष के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है। अब इसकी जो बहुत सारी अनुशीलन समिति की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, एक ढाका अनुशीलन समिति होती है, ठीक है ना, और एक युगांतर ग्रुप होती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। 1908 में एक मुजफ्फरपुर बम भी होती है। मुजफ्फरपुर बम जो केस होती है उसमें प्रफुल्ल चाकी कौन होते हैं? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी अपने आप को मार लेते हैं, शॉट डेथ हिमसेल्फ, और इनको फांसी हो जाती है, हैंग्ड हो जाती है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ भी याद रखना है। ये बम जो बनी थी वो अलीपुर में बनी थी, और ये इसलिए इनको ये होता है कि नरेंद्र गोसाई एक जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं तो गवर्नमेंट के विटनेस बन जाते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट विटनेस बन जाते हैं और बताते हैं कि बम यहाँ बन रहा है, तो बेचारे पकड़े जाते हैं, बरिंदर घोष पकड़े जाते हैं और अरविंदो घोष, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है। इसके बाद 1911 में एक चीज़ और होती है कि जो रास बिहारी बोस होते हैं और सचिन सान्याल, वो बम फेंकते हैं वायसराय हार्डिंग पे। ठीक है ना। और 1942 में होती है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना होती है, और जापान गवर्नमेंट है ना टोक्यो में, और जापान गवर्नमेंट इनको बोलते हैं, ये कौन करता है? ये रास बिहारी बोस करता है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना होती है, और जापान गवर्नमेंट इसको क्या बोलती है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बर्लिन कमेटी बनती है जर्मनी में एक कमेटी बनती है 1915 में, बर्लिन कमेटी। कौन बना? किसके द्वारा? बीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, जिनको बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बोले जाती है। वो फेमस है। उसमें पूछेगा कि जिम्मेरमान प्लान से कौन है, तो बर्लिन कमेटी हो गई। इसके बाद जो पंजाब में होती रहती है, या पंजाब में भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह बनाते हैं, पगडी संभाल मोहम्मद अजीत सिंह के द्वारा 1907 में चलाई जाती है। आउटसाइड इंडिया में आपको इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, और ये द इंडियन सोशलिस्ट जर्नल को पब्लिश करते हैं। पेरिस में अगर बात करें, मतलब बाहर, इंडिया से बाहर भी हो रही थी चीज़ें, मैडम वीकाजी कामा, ये आपको पेरिस इंडिया सोसाइटी बनाती है, और ये न्यूज़पेपर लिखती है, उसका नाम है वंदे मातरम। ठीक है ना। और मदंस तलवार। ठीक है ना। और ये हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है, जैसे कि 1913 नवंबर में 1913 में होती है हिंद एसोसिएशन को हिंदुस्तान गदर पार्टी, जिसका हेड कौन होते हैं? सोहन सिंह भकना और भगवान सिंह, ये लीडर होते हैं, और भी रहते हैं। ठीक है ना। ये न्यूज़पेपर निकालते हैं उर्दू और गुरुमुखी में, है ना। इसके बाद एक इंसिडेंट होती है कोमगता मारू इंसिडेंट। ठीक है। ये इंसिडेंट होती है, ये कहाँ होती है? कोमगता मारू, ये सीप का नेम है ना। तो जो इमिग्रेंट्स होते हैं, है ना, वो जापान से इमिग्रेंट्स होते हैं, वो हांगकांग करके, सिंगापुर करके, वैनकूवर, कनाडा जाते हैं। कनाडा वाले टर्न डाउन उसको भगा देते हैं। ठीक है। अब ये शिप कलकत्ता पहुंचती है, तो जो ब्रिटिश होते हैं उसको रोक लेते हैं। इतना आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है इससे काम हो जाएगा। फिर होती है होम रूल मूवमेंट, है ना। होम रूल मूवमेंट होती है, और होम रूल मूवमेंट जो होती है इरिस होम रूल के तहत पे, है ना, बनाया जाता है होम लोन। तो इसमें एनी बेसेंट का नाम है फेमस। तो एनी बेसेंट का नाम अगर आपको फेमस है तो आपको ये भी याद रखना है कि एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी ये की थी। ठीक है। इसके बाद दिसंबर 1915 में एक्सट्रीमिस्ट को ज्वाइन करने के लिए मिल जाता है कि चलो ठीक है तुम लोग आ जाओ, ज्वाइन कर लो। तिलक महाराष्ट्र सेंट्रल प्रोविंस बेरार, मैंने ये बताई थी आपको पिछले क्लास में। एनी बेसेंट रेस्ट ऑफ इंडिया और बम्बे से करते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक होम रूल की लीग फॉर्म होता है। तिलक को नोटिस देती है, क्योंकि तिलक को छोड़ा जाता है इसी बेस पे कि आपको कुछ नहीं करना है। तिलक को नोटिस मिलती है, उसको डिफेंड कौन करता है? जिन्ना उनको कोर्ट में डिफेंड करता है। ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे, इसमें अब आकर के ज्वाइन करते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये सब ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देख लो, दिसंबर 1916 में होती है, लखनऊ में सेशन होती है अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में। ठीक है। और वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को बोलता है कि चलो भाई अब आ जाओ। लखनऊ पैक्ट होती है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस मुस्लिम लीग की वो डिमांड को मानती है कि चलो ठीक है हम तुमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। ठीक है ना। यहाँ तक आपको याद रखेंगे। ठीक है ना। और 19 दिसंबर 1917 में एनी बेसेंट बनती है प्रेसिडेंट कलकत्ता सेशन में। ठीक है। और ये आप इतना याद रखेंगे, 1980 आते आते तक होम रूल लीग हो जाती है ख़त्म। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हम पढ़े हैं वो गांधीयन फेज से पहले की जितनी भी चीज़ें थी रिवॉल्यूशनरी, वो सारी हमने पढ़ ली। अब जो हम लोग बात करेंगे वो गांधीयन फेज की। जन्म होती है, गांधी जी के बारे में तो सब कुछ पढ़ लेना।
है ना। गांधी जी की जन्म कब होती है? 1869 में जन्म होती है। 1898 में उनको एक लीगल प्रॉब्लम होती है, किसकी? दादा अब्दुल्ला की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जाते हैं साउथ अफ्रीका। 1894 में वहाँ पे बनाते हैं वो, 1888 में जाते हैं, ठीक है ना, एक बार क्लियर कर लेना। 1904 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना वो करते हैं। क्या करते हैं? नेटल इंडियन कांग्रेस की, नेटल इंडियन नहीं, ये सही है, नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1896 में ये द ग्रीन पैम्पलेट निकालते हैं राजकोट से। ये 1901 में कलकत्ता में जो सेशन होती है उसको गांधी जी अटेंड करते हैं। 1903 में ये ट्रांसवर्ल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन करते हैं और ये पब्लिश करते हैं उस समय इंडियन ओपिनियन। यही सब याद रखना है, एक एक चीज़, ठीक है। तो ट्रांसवर्ल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करते हैं और इंडियन ओपिनियन को पब्लिश करते हैं, ठीक है ना। ये 1904 में एक किताब पढ़ते हैं जॉन रस्किन का, अनटू दिस लास्ट, ठीक है ना। 1907 से 8 तक में ये 8 आर्टिकल गुजराती में लिखते हैं इथिकल रिलीजन पे, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है ना, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को बोलते हैं ये ब्लैक एक्ट। और 1909 में ये बुक लिखते हैं हिंद स्वराज। क्या बुक लिखते हैं? हिंद स्वराज, ठीक है। और 1910 में गांधी जी इमिग्रेंट्स बिल रिस्ट्रिक्शन के लिए लड़ाई करते हैं। 1913 में पोल टैक्स 3 पाउंड जो होता है, जो एक सिग्नेचर इंडियन होते हैं उसके लिए था, तो उसके लिए हल्ला करते हैं। लेकिन ये सब हल्ला करने के बाद 1914 में आपको साउथ अफ्रीका में पास हो जाता है पासिंग ऑफ इंडियन रिलीफ एक्ट। 9 जनवरी 1915 को ये आ जाते हैं इंडिया, और 9 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 1907 अप्रैल से जून तक में ये जाते हैं चंपारण में इनको कौन बुलाता है? राजकुमार शुक्ला बुलाते हैं। वहाँ पे 3 कठिया सिस्टम के लिए, 3 कठिया सिस्टम जो रहता है उसके लिए आप इससे ज़्यादा दिमाग ना लगाओ इसमें। और इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस ओबियन, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर इन इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें आपको राजेंद्र प्रसाद थे, मजरूल हक थे, कृपलानी जी थे, ब्रिज किशोर जी, नरहरि परीख, महादेव देसाई, ये सब थी। और बाद में जब गांधी जी जाते हैं फिर बनती है इंक्वायरी, है ना, गांधी जी भी उसके मेंबर होते हैं। फिर चंपारण एग्रीनियन एक्ट पास होता है कि भाई ठीक है, इलीगली जो आप एजेंट से लिए हैं उसका 25% वापस कर दो। मार्च 1918 में होती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, है ना। प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू किया जाता है, इस कारण से होती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है ना। अब गांधी जी को ब्रिटिश कलेक्टर जो वहाँ के होते हैं वो बुलाते हैं कि भाई आपका लोग सुन रहे हैं, आप आइए, ठीक है ना। तो ये वहाँ जाते हैं, फास्ट करने लगते हैं कि भाई चलो तुम पैसे जो है सो कम से कम वेज को इंक्रीज करो। तो 35% वेज होती है इंक्रीज फाइनल में, समझ में आया। लेकिन पहला अगर पब्लिक अपीयरेंस की बात करें तो पहला अपीयरेंस जो इनका होता है वो होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनके जो पॉलिटिकल गुरु होते हैं गोखले, वो कहते हैं कि पहले इंडिया को समझो फिर कुछ करना। तो इंडिया को समझने के लिए पूरा भ्रमण करते हैं। और इनकी पहली जो सेशन होती है पब्लिक अपीयरेंस वो होती है 1916 में, कहाँ पे? BHU में, क्लियर यहाँ तक। फिर होती है खेदा सत्याग्रह। खेदा को बोलते हैं फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, याद रखना, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस चंपारण, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन कौन सा होगा, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा खेदा सत्याग्रह। डॉट फेल्योर्स ऑफ क्रॉप, क्या होता है? सूखा हो जाता है, क्रॉप फेल हो जाता है, लेकिन रेवेन्यू कोड में लिखा जाता है कि जो नॉर्मल यील्ड है उससे अगर 1/4 होगा तो टोटल डिमिशन होगा, लेकिन ऐसा करते नहीं है, इसलिए, है ना। 27 जून 1918 को वो गवर्नमेंट चुपके से एक आदेश निकाल देता है कि ठीक है जो दे सकता है दो, नहीं देना है तो नहीं दो। इसके बाद होती है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब होती है? रॉलेट एक्ट की क्या हो गया? इसका नाम है पूरा एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ये डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 में बना होता है। जब युद्ध चलती रहती है तो उसको क्या किया जाता है? आपको एक्सटेंड कर दिया जाता है ना। और इसमें है नो अपील, नो वकील, नो दलील, बिना ट्रायल के 2 साल तक किसी को रखा जा सकता है। अब इसके लिए सब हल्ला करते हैं भाई, जिन्ना, मालविया, मजहूर हक, ये सब जो है सो प्रोटेस्ट करते हैं। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहते हैं वो सब रिजाइन कर देते हैं। गांधी जी क्या करते हैं? करते हैं एक
सत्याग्रह सभा का आयोजन करते हैं और खुद प्रेसिडेंट उसके बनते हैं। 6 अप्रैल को नेशन वाइड स्ट्राइक होती है। 9 अप्रैल को क्या होती है? 9 अप्रैल को 2 लोग, सैफुद्दीन किचलू, है ना, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। 13 अप्रैल को रहती है बैसाखी का सेलिब्रेशन करने के लिए जालियांवाला बाग में ये सब इकट्ठा होते हैं। जनरल डायर क्या करता है? इन पे फायर कर देता है ना, फायर कर देता है, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है सो रिनाउंस कर देते हैं, त्याग देते हैं। गांधी जी अपनी जो टाइटल उनको मिला होता है केसरी हिंद का, वो भी रिटर्न कर देते हैं, है ना। 18 अप्रैल को ये जो सत्याग्रह स्टार्ट हुई रहती है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि बिना हम सोचे समझे कर दिए हैं, ये हमारा हिमालयन ब्लंडर है, पहले हम लोगों को समझाना चाहिए, फिर हमें सत्याग्रह करना चाहिए। बनती है हंटर कमीशन बनती है। हंटर कमीशन में 3 इंडियन होते हैं मेंबर। अब कौन कौन होते हैं? एक होते हैं जगत नारायण। कौन होते हैं? जगत नारायण। इसके बाद सर चिमनालाल हरीलाल सेटलवाड, और एक होते हैं सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ये 3 लोग जो होते हैं हंटर कमीशन में इंडिया के मेंबर होते हैं। और यहाँ पे कि डायर को सज़ा मिले, लेकिन डायर की सज़ा के लिए लंदन में क्या होता है, द मॉर्निंग पोस्ट में निकाला जाता है कि डायर ने जो किया है वो सही किया है, उसके लिए पब्लिक फंडिंग करो। डायर को सेव करने के लिए पब्लिक फंडिंग की बात होती है। उधम सिंह क्या करते हैं? जा करके उधम सिंह डायर को मारते हैं, लेकिन गलती से जिस डायर को मारना उसको नहीं मारते हैं, ये किसी और डायर को मार के आ जाते हैं। सो जनरल डायर नहीं मार के ये माइकल ओ डायर को मार देते हैं और उनको मिल जाती है मौत की सज़ा, ठीक है ना। और आईएनसी अपना भी बनाती है, आपको कमेटी, नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाती है। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अब्बास तेरजी और गांधी जी रहते हैं उसमें, कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। इसके बाद होती है, ठीक है, अब क्या होती है वर्ल्ड वार वन में क्या होता है? तुर्की जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ ये अलायंस में रहती है। जर्मनी वर्ल्ड वार वन में ब्रिटिश के खिलाफ रहती है। जर्मनी क्या होता है कि वर्ल्ड वार वन में लॉस्ट हो जाती है, बनती है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में तो जर्मनी लॉस्ट हो गई, तुर्की भी लॉस्ट हो गई, तो ट्रीटी ऑफ सर्ब्स बनती है उनके साथ में। उस सर्ब्स में होती है कि खलीफा को आपको हटाना है ना। हु इज खलीफा जो है मुस्लिम, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम के स्पिरिचुअल लीडर होते थे खलीफा। अब इसके लिए बनती है खिलाफत कमेटी। क्या बनती है? खिलाफत कमेटी। बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनती है। उसके किसके द्वारा बनाए जाते हैं? अली ब्रदर, शौकत अली ब्रदर में कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, है ना। तिलक जो है वो इसमें एक रिलीजियस इशू पे मुस्लिम लीडर्स का जो अलायंस है उसको अपोज करते हैं। जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है इलाहाबाद में, और वहाँ बनती है ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस कमेटी। याद रखना है, ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सेठ सुल्तान, और अगर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो कौन थे? गांधी जी। याद रखना है। इसमें बनते हैं तिलक स्वराज फंड, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। फरवरी 1920 में ये सब लोग मिलके, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके बात करते हैं पंजाब रॉन्ग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस, है ना, स्वराज का एस्टेब्लिशमेंट और खिलाफत के क्वेश्चन, ये सब तीनों कंबाइंड क्वेश्चन पे जो है सो लड़ाई करते हैं सब मिल करके। सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन होती है कलकत्ता में, है ना, और वहाँ पे सितंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम को अप्रूव किया जाता है। दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन होती है, वहाँ पे कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात होती है ना, एंट्री फी को रिड्यूस कर दी जाती है ना। ये कौन से होते हैं? दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में। बहुत सारे लॉयर जो हैं वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जिसमें चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, ये सब, ठीक है। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है सो बॉम्बे में विजिट करते हैं, ठीक है, और दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में सेशन होती है, तो चित्तरंजन दास उस समय जेल में होते हैं, तो हकीम अजमल खान को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग जो है इसी समय में एनसीएम के ड्यूरेशन में ये डिटेल लिखते हैं, जब इनकी जो है सो लिकर की बिक्री कम हो जाती है तो लोगों को कहते हैं कि वो एग्जाम्पल देते थे कि भाई डिटेल लिखते थे कि भाई ये बड़े बड़े महान आदमी जो है वो लिकर पीते हैं, लोगों को इनकरेज करने के लिए।
तो ये भी आपको याद रखना है। इसी समय में नेशनलिस्ट एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ था। जामिया मिलिया अलीगढ़ में, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ये सब बना था। यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी 1921 में, जिसकी प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। बरदौली में 1922 में गांधी जी ने वायसराय को अल्टीमेटम दिया था, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, 5 फरवरी 1922 को हो जाती है चौरी चौरा गोरखपुर में, चौरी चौरा हत्याकांड होती है गोरखपुर में। जो भीड़ होती है वो क्या करती है, पुलिस स्टेशन को पूरा आग लगा देती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे पुलिसमैन रहते हैं, वो मर जाते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसलिए आपको रिजोल्यूशन पास होती है कि सारी एक्टिविटी को, फरवरी 1922 में रिजोल्यूशन पास होती है कि सारी एक्टिविटी को बंद किया जाए, ठीक है। इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट आप याद है, दिसंबर 1922 में जाइए, यहाँ पे होती है गया में चितरंजन दास की, एक होती है चितरंजन दास की प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे 2 ग्रुप बन जाते हैं, यहाँ पे बनते हैं 2 ग्रुप। वन इज जो चेंज चाहते हैं, हमने ये बात कर ली थी तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, प्रो चेंजर, एक नो चेंजर, जो कहते हैं कि जो बॉयकट एनसीएम में है उसको हटाना नहीं है। वो बोलते हैं कि बॉयकट जो है, बॉयकट जो चल रहा है ना, उसको बॉयकट को चलाते रहो, है ना। तो वो होते हैं नो चेंजर, है ना। और काउंसिल एंट्री में जाना है, ये लोग कहते हैं नहीं नहीं काउंसिल में चल के बात करते हैं, प्रो चेंजर, जो वांटेड चेंज चाहते थे, ठीक है। तो ये जो चेंज चाहते थे वो ऐसा करते थे। इसके बाद आपको 2 ग्रुप में हो गया। नो चेंजर में कौन कौन हो गए हैं? नो चेंजर में आपको हो जाते हैं, प्रो चेंजर में कौन कौन हो गए हैं? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, है ना, इसको स्वराजिस्ट भी बोलते हैं। और जो नो चेंजर थे, है ना, उनमें थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी, वल्लभ भाई पटेल, है ना। बनती है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कब बनती है? 1 जनवरी 1923 को बनती है। इसके सीआर दास जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और मोतीलाल नेहरू जो है वो इसके सेक्रेटरी होती है। बंद होती है सितंबर 1923 में। ये दिल्ली में एक कंप्रोमाइज़ होती है कि चलो ठीक है भाई, तुम अलग से पार्टी बना लिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर में ही रह करके तुम लड़ना, ठीक है ना। तो सितंबर, इसको बोलते हैं दिल्ली कॉम्प्रोमाइज़। तो दिल्ली कॉम्प्रोमाइज़ पूछे तो पता होना चाहिए, दिल्ली पैक्ट पूछे तो कुछ पता आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब ये इलेक्शन होती है, इलेक्शन में लड़ते हैं, तो 141 सीट में से 42 सीट जो है ये स्वराजिस्ट वाले जीत जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि दिसंबर 1924 में, इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा आप भी नहीं बता सकते हैं। 1924 में बेलगम में एक सेशन होती है, जो एक ही सेशन होता है जिसमें गांधी जी रहते हैं। 1925 में बेटल भाई को स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या होता है, अब स्वराजिस्ट के अंदर में भी 2 ग्रुप बन गए। वन इज रिस्पॉन्सिविस्ट और एक नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। अब रिस्पॉन्सिविस्ट का क्या काम था? रिस्पॉन्सिविस्ट कहते थे कि भाई देखो, कि एक बोलते थे कि जो कम्युनल इसी पे हमें कुछ नहीं बोलना है, और एक कहते थे नहीं हमको बोलना है। तो रिस्पॉन्सिविस्ट बोलते थे कि हमें कम्युनल इशू पे बोलना है, और जो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट होते थे वो कम्युनल इशू पे नहीं बोलना है, हमको कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। यहाँ तक आप याद रखें। इसके बाद इसी बीच में जो ये हम लोग वहाँ तक पढ़े थे, है ना, गांधीयन फेज में थोड़ी साथ साथ में रिवॉल्यूशनरी फेज 2 भी चलती रहती है। रिवॉल्यूशनरी फेज 2 में आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ था। बंदी जीवन बुक सचिन सन्याल ने लिखा है, पाथर देवी शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा है, हमने आपको बता दिया था। 9 अगस्त 1925 को होती है काकोरी रॉबरी। वो तो एक मेन स्ट्रीम में चल रही है, साथ साथ में ये आपको रिवॉल्यूशनरी फेज भी चल रही है। तो 9 अगस्त 1925 को होती है काकोरी रॉबरी। कौन कौन? बिस्मिल, अशफाकुल्ला, है ना, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इनको हैंग कर दी जाती है, ठीक है। सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला में मीटिंग होती है चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर में। वहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में बदला जाता है। उसमें भगत सिंह, सुखदेव, वीसी बोहरा ये सब पार्टिसिपेट लेते हैं। वीसी बोहरा ने बुक लिखी थी द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद 1926 में बनती है पंजाब नौजवान भारत सभा। कौन बनाते हैं? भगत सिंह, है ना। ये भी इटली के जो यंग इटली के मजनी से थे, प्रभावित थे, है ना। और ये लिखते हैं कृति, वीर अर्जुन न्यूज़पेपर, स्यूडोनोम से, अपना नाम छुपा करके बलवंत, रंजीत, विद्रोही, ये सब नाम से लिखते हैं। 1928 में अब एक और समस्या आ गई, एंटी साइमन एगेशन होती है
है ना। इसी में आपको 17 नवंबर 1928 को लाठी से मारने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए दिसंबर 1928 में सौंडर है ना, इसको लाहौर में है ना सौंडर को मार दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु के द्वारा, है ना। और इसमें कौन मदद करता है? जो भगवती चंद्र बोहरा थे उनकी वाइफ थी, जिसका नाम था दुर्गा भाभी। ठीक है, तो दुर्गा भाभी मदद करती है। ठीक है ना। 8 अप्रैल है ना, ठीक है, यहाँ पे 1929 को होती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं। बम इनको फेंकने का मतलब ये होता है कि बहरे को सुनाना। भगत सिंह और दत्त जी, बटुकेश्वर दत्त जी ये करते हैं, है ना। पब्लिक सेफ्टी बिल आती रहती है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट रहती है, उसके अगेंस्ट में बम फेंकते हैं कि बहरों को सुनाना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में ट्राइड होती है, मतलब कि केस चलती है। जतिन दास, इसी में जतिन दास हंगर स्ट्राइक करके 64 दिन का फास्ट करके वो डेथ कर जाते हैं। और इरविन के पास गांधी जी जाते हैं, है ना। 5 मार्च 1931 को होती है गांधी इरविन पैक्ट, जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। और गांधी इरविन पैक्ट में ये जो तो जाते हैं, पैक्ट हो जाती है, लेकिन इसमें ये आपको भगत सिंह को नहीं बचा पाते हैं। और मर्सी अपील लेकर के इरविन उस समय आपको वायसराय होते हैं, मदन मोहन मालवीय मर्सी पिटीशन लेकर के जाते हैं, बट वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। और महात्मा गांधी भी इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। और 23 मार्च को 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। समझ में आ गया। आज़ाद तो को उसी पुलिस इनकाउंटर में डेथ हो गए, है ना, फरवरी 1931 में। भगत सिंह ने लिखा था व्हाई आई एम एथिस्ट, है ना। अब जब चितरंजन दास की इधर डेथ हो जाती है तो बंगाल कांग्रेस का भी 2 पार्ट हो जाती है, अनुशीलन ग्रुप और युगांतर ग्रुप सुभाष चंद्र बोस चलाने लगते हैं, अनुशीलन ग्रुप जेएम सेनगुप्ता चलाने लगते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग के लिए ज़्यादा हो गया ये। अब चिटागोंग आर्मरी रेड ये होती है, कौन करते हैं रेड ये, है ना। चिटागोंग आर्मरी रेड ये अप्रैल 1930 में होता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। सूर्या सेन टाइगर ऑफ बंगाल बोला जाता है ना। और पॉपुलरली उसको मास्टर दास बोलते थे। इसके बाद बहुत सारी होती है, पीजेंट वर्कर पार्टी बनती है, कृति किसान पार्टी बनती है। मुझे लगता है ये सब ज़्यादा हो जाएगा तो इसको छोड़ देता हूँ। बरदौली सत्याग्रह 1928 में होता है, कल्याणजी मेहता, पटेल ये सब रहते हैं। और वहीं पे आपको बरदौली की महिलाएं पटेल को सरदार की उपाधि देती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वाइकम सत्याग्रह जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है ट्रैवनकोर में, है ना। के केलप्पन और के पी केशवन मेनन, है ना। अब आते हैं साइमन कमीशन पे, फिर से आ गए हैं उधर साइमन कमीशन पे। ये और रिवॉल्यूशनरी खत्म करके साइमन कमीशन पे आ गए हैं, जिसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोलते हैं। ये 8 नवंबर 1927 को। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि सारे वाइट मेंबर थे, ठीक है ना, वाइट मेंबर थे। और तो ये समस्या हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि दिसंबर 1927 में एक मद्रास में सेशन होती है। मद्रास में सेशन को हेड होते हैं M.A. अंसारी। तो ये लोग बॉयकट करते हैं, ठीक है ना। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा सब मिलकर के बॉयकट करते हैं कि साइमन कमीशन को बॉयकट करना है, ठीक है ना। जैसे ही वो 3 फरवरी बनता है 8 नवंबर 1927 को, जैसे ही 3 फरवरी 1928 को आता है ना, ये लोग सब क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये अपोज करते हैं, तो ये लोग बोलता है कि भाई अपोज कर रहे हो, तुम लोग क्या कर पाओगे, तुम तो कुछ करके दिखाओ। तो ये बुलाते हैं, नेहरू कमेटी बनती है। बोले तुम अपना संविधान खुद तो बना नहीं सकते हो, हमें तो बनाने दो। तो ये लोग बोलते हैं, चैलेंज को स्वीकार करते हैं और बनती है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है फरवरी 1928 में। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है और बनती है नेहरू कमेटी। मोतीलाल नेहरू चेयरमैन होते हैं, सपरू रहते हैं, तेज बहादुर सप्रू, MS सैनी, है ना, मंगल सिंह, अली इमाम, ये सब लोग रहते हैं। इन्होंने रिकमेंडेशन किया था नेहरू रिपोर्ट में कि डोमिनियन स्टेट चाहिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, मुस्लिम के लिए हम सीट देंगे लेकिन इलेक्टोरेट ज्वाइंट होगा, सेक्युलर स्टेट होगी, है ना, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, और फंडामेंटल राइट 19 फंडामेंटल राइट की भी बात किया था, ठीक है। अब यहाँ पे दिसंबर 1927 में जो एक मुस्लिम लीग का सेशन होता है दिल्ली में, वहाँ पे बोलते हैं कि हमारा भी कुछ बात मानो, है ना। तो मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस में उनकी बात को मान ली जाती है, उसको बोलते हैं दिल्ली प्रपोजल, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दिल्ली प्रपोजल। तो इसमें माना जाता है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट ऑफ मुस्लिम, बोला ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा लेकिन रिजर्व मुस्लिम के लिए एक सीट अलग कर देंगे, और 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसमें मुस्लिम का हम देंगे, ठीक है ना। और जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस होगा उसमें हम अपना अलग से सीट देंगे, ठीक है ना।
अब ये क्या होता है कि ये सब बात तो मान लेते हैं, लेकिन ये लोग और भी बोलते हैं कि नहीं, मेरे को ना सेंटर में, प्रोविंस में जो है सो रेसिड्यूअल पावर चाहिए। तो ये बात को कोई मानता नहीं है, ठीक है ना। तो फिर बनती है जिन्ना 14 पॉइंट। मार्च 1929 में जिन्ना 14 पॉइंट बनते हैं। अब जो है आपको नवंबर 2 1929 को बंद होती है दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली पैक्ट, दिल्ली मैनिफेस्टो, सब दिमाग में रखना है ना। ये कि भाई आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है। अब आरटीसी में भाग लेना है, ठीक है ना। सो आरटीसी में भाग कैसे लेंगे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, उससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कंडीशन फॉर अटेंडिंग द आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होती है दिल्ली मैनिफेस्टो। अब दिसंबर 1929 में होती है लाहौर में सेशन। लाहौर में सेशन होती है, हेड कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो ये बोलते हैं कि भाई हम गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। ये यहाँ पे प्लान बनती है और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। दिसंबर 31 और 1929 को मिडनाइट में रावी नदी के किनारे तिरंगा को फहराया जाता है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गांधी जी इसमें 11 डिमांड करते हैं, है ना, और 31 जनवरी 1930 को तक का डिमांड देते हैं कि भैया ये सुन लो, नहीं तो हम जा करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने वाले हैं, है ना। तो ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, जिनको आप रख लिए हो जेल में, उसको छोड़ो, सॉल्ट टेस्ट को खत्म करो, है ना, आर्मी और सिविल सर्विसेज पे जो आप 50% एक्सपेंड करते हो यहाँ का, वो खत्म करो, लैंड रेवेन्यू को कम करो। ये सारी कुछ डिमांड्स होती हैं 11, है ना। नहीं मानी जाती है। डांडी मार्च होती है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक होती है। इसी के अंदर में चौकीदारी टैक्स, नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन भी चलती रहती है। इसके बाद तमिलनाडु में, इसमें मैंने आपको बताया था कि मालाबार में के लप्पन, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, बिहार में चंपारण सारण में, पटना के नखरपिंड तक जाते हैं, नखाज पिंड पे अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में। ये सबने बात किया था कि कैसे कैसे क्या है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान पेशावर से थे। ये आपको बनाते हैं खुदाई खिदमतगार, खुदाई, ठीक है ना, वॉलंटियर ब्रिगेड बनाते हैं, खुदाई खिदमतगार, इसको रेड शर्ट भी बोलते हैं, है ना। और ये एक फर्स्ट पुश्तो पॉलिटिकली मंथली निकालते हैं, उसका नाम है पख्तून। क्या होते हैं? पख्तून, ठीक है। अब क्या है इसमें, आपको ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फर्स्ट आरटीसी, सेकेंड आरटीसी और थर्ड आरटीसी कब हुआ था और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे। वैसे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। सो फर्स्ट आरटीसी जो था वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक होता है। कांग्रेस जाती नहीं है। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल्स, प्रिंसेज, ये सब अटेंड करते हैं, है ना। 25 जनवरी को गांधी जी को जेल में रख दिया जाता है ना। तो 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और फरवरी 14 1931 को साइन होता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो मार्च 1931 को एक सेशन बुलाई जाती है, स्पेशल सेशन, कहाँ पे? कराची में। और कांग्रेस जो 3 लोगों को जो फांसी हो जाती है, भगत सिंह लोगों को, उसकी सेक्रीफाई को एडमायर करती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये जो आपको गांधी इरविन पैक्ट होती है, उसमें इरविन कहते हैं कि भाई आपको राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो सेकंड में गांधी जी जाते हैं, विमेन की तरफ से सरोजनी नायडू जाते हैं, B.R. अम्बेडकर तो सब में पहुंच जाते हैं, सपरू जी सब में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है उसमें भी कांग्रेस अटेंड नहीं करती है। लेकिन अप्रैल 1934 में गांधी जी डिसाइड करते हैं कि चलो हम CDM को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, हम लोग विड्रा करते हैं। इसके बाद होती है पूना पैक्ट। जो अम्बेडकर जी हैं वो कहते हैं कि भाई हमको भी चाहिए, हमारे लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट करो, है ना, हमको भी जो है सो सीट चाहिए। फिर पूना पैक्ट होती है कि चलो ठीक है 18% सीट हम आपको रिजर्व दे देंगे, है ना, अनटचेबल्स लोगों के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। 1934 अक्टूबर 1934 में गांधी जी कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। 1936 में सबसे पहली बार एक सेशन होती है दिसंबर 1936 में। कहाँ पे होती है? फैजपुर में। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू होते हैं। पहली बार रूरल एरिया में कांग्रेस की सेशन होती है। 1937 में होती है इलेक्शन में क्या होता है कि सब गॉट अ मेजोरिटी इन ऑल प्रोविंस, बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में नहीं, लेकिन बंगाल, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लार्जेस्ट पार्टी रहता है। सिर्फ पंजाब सिंध में लार्जेस्ट पार्टी नहीं रहती है। लेकिन अक्टूबर 1939 में इनको 28 मंथ कांग्रेस रूल के बाद रिजाइन कर देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या होता है? अब हमारे आगे आएंगे सुभाष चंद्र बोस जी।
अब क्या होता है, फरवरी 1938 में होती है हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस होते हैं। फिर मार्च 1939 में त्रिपुरा सेशन होते हैं, त्रिपुरी सेशन। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस होते हैं, लेकिन गांधी जी चाहते रहते हैं कि पिता भी सीतारमैया को बनाए, लेकिन बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसलिए रिजाइन कर देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि पिता भी सीतारमैया का हार मतलब मेरा हार, तो सुभाष चंद्र बोस जो है सो उस कारण से रिजाइन कर देते हैं। और उस समय बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं विद इन कांग्रेस। समझ में आ गया। अगस्त 1939 को ये इनको प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल प्रोविंस कांग्रेस कमेटी से भी इनको हटा दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इनको ICS में 4th रैंक आया था, ठीक है ना। और ये इन्होंने स्वराज नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। और ये फॉरवर्ड जो है सो न्यूज़पेपर एक थी फॉरवर्ड, जो चित्तरंजन दास के द्वारा फाउंड की गई थी, उनके एडिटर भी थे। 1923 में प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनते हैं। 1924 में CEO ऑफ कलकत्ता MNC बनते हैं। इसके बाद आपको ये 1929 में इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ AITUC, ठीक है ना। 1930 में मेयर ऑफ कलकत्ता कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ये बुक लिखते हैं द इंडियन स्ट्रगल, है ना। और इसके बाद 1948 में हम लोग बात कर लिए थे कि आज़ाद हिंद रेडियो बर्लिन में, है ना। और इसके बाद सिंगापुर पहुंचते हैं जुलाई 1943 में। 1944 में ये गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं आज़ाद हिंद रेडियो से। मार्च 1940 में ये जो 53वां सेशन होता है वो रामगढ़ में होता है, वो अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में होता है। ये आप याद रखिए। INA के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बात कर ली थी, तो ये अब मैं छोड़ देता हूँ INA, है ना। ये आपको कर लेना कि इसमें जो सेटअप, अच्छा इसमें एक चीज़ थी कि विमेंस रेजिमेंट में रानी झांसी रेजिमेंट थी, वो मैं बोला था कि कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, बिल्कुल लक्ष्मी स्वामीनाथन है, उसको लक्ष्मी सहगल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोनों सेम ही है, ठीक है ना। हिटलर से मिलकर के मुक्ति सेवा बनाते हैं, ये सब बोल दिया था। इसके बाद INA ट्रायल होता है। INA ट्रायल होती है सितंबर 1945 में। कैप्टन PK सहगल, ये लोग जानबूझ करके एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख को रखते हैं। नवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लोन, इन पे आपको ट्रायल किया जाता है। इसको बोलते हैं INA ट्रायल, है ना। और इसकी जो डिफेंस में रहते हैं काउंसिल में जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, सप्रू, ये सब रहते हैं डिफेंस काउंसिल में, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। फिर आपको 23 मार्च 1940 को लाहौर रिजोल्यूशन होता है। फिर अगस्त ऑफर आती है लिथिंगो का, अगस्त ऑफर 1940 में अगस्त ऑफिसर ऑफर आता है कि भाई चीज चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वॉर हो रही है, सेकेंड वॉर, अब आपको हम दे देंगे सब कुछ। बट ये लोग नहीं मानते हैं, तो गांधी जी बोलते हैं कि करो इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह में विनोदा भावे पहला होते हैं, सेकंड जो होता है नेहरू होता है। मार्च 1942 में आते हैं क्रिप्स मिशन। क्या आते हैं? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन बोलते हैं कि वॉर में सपोर्ट करो, तो गांधी जी बोलते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक है ये, है ना, आपकी बात को मानेंगे नहीं। 8 अगस्त UPSC पूछ चुका है। 1942 को क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन होते हैं, जिसमें रिजोल्यूशन होती है पास, जिसमें गांधी जी कहते हैं डू और डाई, करो या मरो का नारा देते हैं, ठीक है। अब सबको जेल में रख देता है। तो 9 अगस्त को अरुणा असफ अली जो है सो कांग्रेस की कमेटी को प्रिसाइड करती है। उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट करती है। जयप्रकाश नारायण जो है सो आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन करते हैं। तो इतना चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व होता है। 1944 में आती है राजा गोपालचारी फार्मूला, है ना। तो इसमें कहा जाता है कि वॉर के बाद प्लेबिसाइड कर लेंगे कि सेपरेट सोवरेन स्टेट चाहिए क्या नहीं है, पहले तो साथ साथ में ले लो और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। गोपालचारी सोचते थे कि पहले भाई सम्मिलित में ले लेते हैं, अभी अलग नहीं होते हैं पार्टीशन, बाद में देख लेंगे क्या होगा सो होगा। फिर होती है 1945 में देसाई लियाकत पैक्ट, उसमें 20% रिजर्वेशन सीट ऑफ माइनॉरिटी की बात होती है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन कांग्रेस और लीग के होंगे, ये भी नहीं चलता है। फिर वेबल प्लान आती है शिमला में, है ना, शिमला प्लान बोलते हैं, जून 1945 में। इसमें भी हिंदू और मुस्लिम की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, ये भी बात नहीं चलती है। और जनरल इलेक्शन होती है इंग्लैंड में जुलाई 1945 को। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, एटली जी की गवर्नमेंट बनती है। वो कहती है कि भैया जी हम आपको आज़ादी दे देंगे। फरवरी 1946 में आती है और आपको कैबिनेट मिशन होती है। उसमें कैबिनेट मिशन में 3 लोग होते हैं, पैट्रिक लॉरेंस स्टैफर्ड किप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये दिल्ली आते हैं मार्च 24, 1946 को। और ये पूरा पाकिस्तान फुल प्लेजेस की पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। याद रखना, कैबिनेट मिशन जो है रिजेक्ट कर देते हैं।
और बोलते हैं कि प्रिंसली स्टेट फ्री है, जिसमें जाना है जहाँ जाना है जाए, इंटर करना है करें, नहीं तो अकेले रहें, है ना। ये सारी बातें होती हैं। इसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है, जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य एजुकेशन, पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर एंड फूड इंटरिम गवर्नमेंट में, लियाकत अली खान फाइनेंस में मिल जाते हैं। पहली मीटिंग होती है दिसंबर 9, 1946 को पहली होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है नेहरू के द्वारा, है ना। लीग उसमें अटेंड नहीं करता है ना। 20 फरवरी 1948 को, ठीक है ना, जून की कहते हैं कि 30 जून 1948 तक हम आपको पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। माउंट वेबल के बाद माउंट बेटन आते हैं। मार्च 10, 1947 को कैबिनेट मिशन को बोलते हैं कि चलो बेस्ट सॉल्यूशन कैबिनेट मिशन वाला है, इसको माना जाए। माउंट बेटन प्लान जो है 3 जून प्लान, 3 जून प्लान भी इसको बोलते हैं। प्लान बाल्कन, ये बोलते हैं कि प्रिंसली स्टेट फ्री है इंडिया में पाकिस्तान में, इंडिया को 2 भाग में बांट दो। रेड क्लिफ बनाई जाती है बाउंड्री कमीशन, और जुलाई 5, 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हो जाती है और भारत हमारा आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। अब बेसिक चीज़ें क्या है कि इट टुक में 1 आवर टू एक्सप्लेन ऑल दिस। पता नहीं आपको कितना समझ में आया, बट आप इसको सही से देख लेना। होपफुली कि इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया, बट अब हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन में मैंने जितनी भी चीज़ें मुझे करानी है, आपको लगभग सब कुछ पता है, तो बस अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इन द ईयर 1928 अ कमिटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। द कमिटी वाज हेडेड बाय, किसके द्वारा किया गया था? तो नवंबर 1927 में मैंने कहा था कि साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कैसे चल रहा है वो बताओ देख करके। तो ये आपको प्रपोज, तो ये इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स सारे होते हैं वो कोई भी आपको इंडियन मेंबर्स नहीं होते हैं। तो फिर इंडिया लोग इसको अपोज करता है, तो वो बोलते हैं कि भाई तुम प्रूफ करो कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल खुद से बना सकते हो। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा है। तो फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है दिसंबर 1927 में मद्रास सेशन में, और वहाँ पे बात होती है कि चलो ठीक है हम लोग अपना बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें नेहरू जो मोतीलाल नेहरू होते हैं उनको आपको हेड बनाया जाता है। सो ये मोतीलाल नेहरू कमेटी की बात कर रहे हैं, ये डोमिनियन स्टेट फंडामेंटल राइट वगैरह की बात करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च। जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे, दांडी मार्च कब से कब तक किए थे? तो ये 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा किए थे। तो ये जो है इसमें बोल रहा है कि कौन था? तो 1931 में आपको पता है कि लॉर्ड इरविन थे, तो ये आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। क्लियर। अगला है कि जब विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज मैगजीन was highly skeptical of Gandhiji Dandi March initially, but within a week completely changed its opinion and saluted him as a saint and a statesman। एक अमेरिकी समाचार पत्र की थी, तो शुरू में बहुत संशयात, स्केप्टिकल का मतलब होता है संशय, मतलब कि पता नहीं क्या है गांधी जी के बारे में। बट जब 1 सप्ताह हुआ तो उन्होंने अपनी आप को राय बदल लिया और गांधी जी को सैल्यूट किया कि भाई बहुत अच्छे राजनेता हैं ये। तो ये कौन सी थी? ये टाइम मैगजीन थी, ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला है कि विच वन ऑफ द among following statement about the revolt of 1857 is correct। तो 1857 के बारे में कौन सा सही है? It was a revolt careful organized and planned by the राजा नवाब एंड तालुकदार। नहीं, केयरफुली ऑर्गेनाइज नहीं था ये। rumors and prophecies did not play any role in its outbreak and spread। बिल्कुल इसमें rumors फैले थे, है ना, अफवाह थे ही, है ना, कुछ। The Revel Proclamation in 1857 repeatedly appealed to all sections of the population irrespective of their caste and creed। ये Revel Proclamation हुई थी। Revel क्या चाहते थे? तो उसमें लिखा हुआ है The Revel Proclamation in 1857 repeatedly appealed to all sections of the population। ये NCERT की एग्जैक्ट लाइन है, आपको मैं बता दूँ तो। The British succeeded in quickly and easily controlling the rebels। नहीं, इतनी जल्दी क्विकली नहीं हुए थे, बट Revel Proclamation ये आपको सही है। अब देख लीजिए, द रिवेल प्रोक्लेमेशन इन 1857 रिपीटेडली अपील टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। एग्जैक्टली यही लाइन कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सो आंसर दिस इज। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड ऑर्गेनाइज इन 1904 अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन नेम अभिनव भारत। मैंने बात कर ली है कि अभिनव भारत बीडी सावरकर, मैंने बता दी थी आपको। What was the consequence of permanent settlement on rural society in बंगाल? परमानेंट सेटलमेंट का क्या हुआ? The zamindars invested capital and enterprises to improve agriculture along lines of British yeoman farmers। A group of rich peasants known as jotedars succeeded in consolidating their position in the village। The riots prospered as a result of fixed revenue levy। रॉयट prospered तो हुआ ही नहीं, खेती वाला जो किसान है
वो परमानेंट सेटलमेंट से प्रोस्पर्ड हो गया, मतलब धनी हो गया, ये तो बेकार की बातें हैं। द सिस्टम ऑफ कलेक्ट्रेट इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी फॉर एक्सरसाइजिंग सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑन जमींदार फेल टू टेक ऑफ। अब इसमें से कौन सा सही? अब ये परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 में आया था, और ये जो है सो बंगाल में आया था, और ये कौन लाया था? कॉर्नवालिस जी थे, अपने कॉर्नवालिस जी लाए थे, ठीक है। सो इसमें क्या था कि कंपनी और जमींदार के बीच में एग्रीमेंट था, तो जमींदार से कंपनी लेती थी, है ना, कि लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि इतना तुमको देना है। तो इससे क्या हुआ, जो रिच पेजेंट, ग्रुप ऑफ रिच पेजेंट नोन एज, जो रिच पेजेंट थे, है ना, वो अपनी विलेज में पोजीशन बनाने में सक्सेसफुल हुए। तो ये आपको द सिस्टम ऑफ कलेक्टेड इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी फॉर एक्सरसाइजिंग सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑन जमींदार फेल टू टेक ऑफ, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अ ग्रुप ऑफ रिच पेजेंट्स नोन एज जोतेदार सक्सीडेड इन कंसोलिडेटिंग। अब क्या था कि ये गाँव में रहते थे, तो ये पेजेंट्स लोगों को अपना एडवांस लोन वोन देते थे, है ना, तो इससे आपको ये ज़्यादा धनी हो रहे थे। बस इतना याद रखो, है ना। अगला क्या है, वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फॉर द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, कहाँ से सीखा था? सबसे पहले शुरुआत में जो किया था वो कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में, हमने बात की थी। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तत्वबोधिनी पत्रिका। तो तत्वबोधिनी पत्रिका ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था, ये आपको किया था 1843 में, है ना, एक जर्नल थी, और 1883 तक की पब्लिश हुई थी। ये जो है आपको इंडियाज पास्ट इन द बंगाली लैंग्वेज, इस पे था। इट इज़ प्रमोटेड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन बंगाली लैंग्वेज, तो ये आपको आंसर हो गया। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन इज आर करेक्ट। द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वाज फाउंडेड फॉर दिस पर्पस, एक बनाया गया था ऑल इंडिया हरिजन सभा, तो बिल्कुल सही है। द कैंपेन वाज टू रूट आउट अनटचेबिलिटी सिंस इट डिड नॉट एंजॉय द सैंक्शन ऑफ हिंदू शास्त्र। यह अभियान अस्पृश्यता के समाप्त करने के लिए था, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कोई समर्थन नहीं था, तो बिल्कुल ये दोनों सही था। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इश्तहार इशूड ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी की कटिंग है कि जो इश्तहार पब्लिश की गई थी 1857 में, उसमें ये कहा था दे ग्लोरीफाइड द मुस्लिम रूल इन इंडिया, नहीं। दे ग्लोरीफाइड द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया, नहीं। ग्लोरीफाई क्यों करेगा क्वीन विक्टोरिया का, महिमा मंडित तो किएगा नहीं। मैसेज ऑफ इस्लाम को भी ये लॉजिकली नहीं है कि 1857 के विद्रोह में जो इश्तहार निकलेगा उसमें ये करेगा। सो दे ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, कहें कि भाई तो मुगल एम्पायर में हम लोग सब साथ रहते थे, तो सब मिल करके लड़ो। आपको देख लीजिए, ये आपको इसमें है प्रोक्लेमेशन एंड इश्तहार नोटिफिकेशन इशूड बाय रिबल लीडर टू प्रोपेगेट देयर आइडियाज एंड परस्यूड पीपल टू ज्वाइन द रिवोल्ट को, ठीक है ना, ये सब मिल करके करो जैसे मुगल में हम लोग करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विथ रिगार्ड्स टू फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये होती है कराची में जो सेशन होती है वो होती है फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी पे ये सेशन होती है, तो ये तो सही है। इट वाज अपोज बाई अम्बालाल साराभाई, अम्बालाल साराभाई के द्वारा अपोज किया गया था, ये सही है। आपको जो ये रिजोल्यूशन थी उसको अम्बालाल साराभाई ने अपोज किया था। इस 20 पॉइंट इंक्लूडेड डिमांड फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एडल्ट सफरेज, बिल्कुल सही है। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। अगला है कि ऑन हुज एडवाइस डिड गांधी जी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड इन इंडिया इन 1915-16। मैंने आपको कहा था इनके पॉलिटिकल गुरु थे गोखले, इन्होंने कहा था कि इंडिया को पहले समझो फिर कुछ इसमें लगना, है ना, तो इसलिए ये घूमे थे। अगला है कि ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु मोबिलाइज द हेडमैन ऑफ 84 विलेज, 84 देश के लोगों को इकट्ठा किया था, ये कौन था? ये आपको शाहमल, शाहमल एक विलेज में रहते थे, है ना, उत्तर प्रदेश में, है ना, और वहाँ पे ये जाट कल्टिवेटर्स जो थे ये 84 देश में जितने भी थे उन सबको इकट्ठा किया था। ये एनसीईआरटी का है। सो शाहमल देख लीजिए, एनसीईआरटी में शाहमल 2 रिवेल्स ऑफ 1857 और मौलवी अहमदुल्ला शाह, तो ये आपको 84 देश के 84 विलेज के लोगों को इकट्ठा किए थे। अगला है कि हु सीरियलाइज द ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड अमर कथा बिटवीन 1910 से 1931 के बीच में अमर कथा, तो ये था विनोदिनी देसाई, और ये बंगाली थिएटर के लोग के थे, और ये आपको, है ना, तो बंगाली थिएटर के थे, इतना याद रखिए आप। और ये आपको विनोदिनी दास, ये जो भी एनसीईआरटी की है, अमर कथा माई स्टोरी विनोदिनी देसाई, ठीक है ना, तो आप याद रखना बिटवीन 1910 से 1931 सीरियलाइज हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा माई स्टोरी, ठीक है ना, तो बस यही था, एनसीईआरटी से था। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाई, मैंने आपको कह दिया था कि 1885 में पहली कांग्रेस की फर्स्ट सेशन होती है, और वहाँ पे हेड होते हैं WC बैनर्जी और सेक्रेटरी होते हैं AO ह्यूम। अगला है कि गांधी जी फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट में सत्याग्रह वाज, सबसे पहले जो गांधी जी की जो थी वो कौन सी थी? चंपारण थी, सबसे पहला चंपारण में सत्याग्रह
किया था इन्होंने। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है सो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि कोई इंडियन रूलर है, उसका कोई अपना मेल बच्चा नहीं होगा, और बिना मेल बच्चे के वो अगर डेथ कर जाता है तो उसकी जो किंगडम होगी वो लॉस कर जाएगी, ठीक है ना। और यही करके इन्होंने सबसे पहले 17, याद रखना है, 1848 में 17, इसके बाद संबलपुर 1850 में, इसके बाद आपको उदयपुर 1852 में, इसके बाद नागपुर 1853 में, और झांसी 1854 में ये किया था, एनेक्स कर लिया था कि भाई आपके बच्चे नहीं हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी होगा वो आपका ब्रिटिश के पास चला जाएगा, ठीक है। और जो अवध को मिस गवर्नेंस पे एनेक्स कर लिया था। तो यहाँ मुझे लगता है इतना आप समझ गए तो काफ़ी है। ये सारी एनसीईआरटी की कटिंग है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्म द नेशनल लिबरेशन फेडरेशन पार्टी। सो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन पार्टी ये बनाई थी, आपको जो बनाया गया था वो बनाया था, फाउंड किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, SN बनर्जी ने, लेकिन बनर्जी ने बनाया था। और इसके जो लीडर थे वो तेज बहादुर सप्रू और VS श्रीनिवास शास्त्री और MR जयंकर। सो MR जयंकर और ये हैं, और VS श्रीनिवास शास्त्री भी हैं जो इनके इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोट द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। तो हमने बताया था कि भगवती चरण बोहरा जो हैं इसका ये लिखा था इन्होंने। अगला है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था, तो वही क्वेश्चन हो गया कि कराची सेशन जो हुई थी 1931 में, वहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर रिजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है ना। कौन हेड थे कराची सेशन के? वल्लभ भाई पटेल। तो इतना याद रख सकते हो आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स आर नॉट अ सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब मैंने आपको बता दिया था 1857 में आगरा से भी थे, दिल्ली से भी थे, कानपुर से भी थे, अयोध्या से कोई ऐसा रिवॉल्ट का सेंटर नहीं था, ठीक है। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन रेफर्स टू। अब मैंने आपको बता दिया था कि आजमगढ़ जो है सो 1857 विद्रोह के समय में बता दिया था। तो डिक्लेरेशन बाय द रिबेल्स ऑफ 1857 यही होगा। क्या आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन द स्टेटमेंट बाय द लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट इन द 1943? नहीं, ये 1857 की विद्रोह के समय जो डिक्लेरेशन थी उसको बोलते हैं आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। सो आंसर नॉट करेक्ट कौन सा है? तो 2 ओनली। थोड़ा सा ये ध्यान दे देना, कभी कभी क्या होता है कि नॉट करेक्ट मैं भी नहीं पढ़ करके आपको जो है सो टिक गलती से लग जाती है, तो थोड़ा उसका आप सॉल्यूशन देख करके आप उसको समझ लिया करो, ठीक है ना। ये आपको आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 25 अगस्त 1857 को, ये भी एनसीईआरटी से ली गई हुई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश कैरिड आउट डिटेल सर्वे, ठीक है ना। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने आपको सर्वे किया था, ठीक है, बिल्कुल सही है कि इन्होंने सर्वे तो किया था। द एफोर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, द लॉजिकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। ये आपको एनसीईआरटी से लिखे हुए है कि अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल सर्वे किया गया था इंटायर कंट्री को मैप करने के लिए। और ये इसलिए किया गया था कि जगह की टोपोग्राफी है, कैसी सॉइल की क्वालिटी है, कौन से फ्लोरा आएंगे, कौन सा फौना आएंगे, लोकल हिस्ट्री क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्योंकि अगर उस रीजन को एडमिनिस्टर करना है तो ये चीज़ जानना जरूरी है। तो आपका दोनों सही है। सो बोथ 1 and 2, और ये एनसीईआरटी की कटिंग है, ठीक है ना, पूरी एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग एनसीईआरटी। मैंने तो बहुत जगह पे आपको लिख के नहीं दिया छोटे क्वेश्चन में, बट जहाँ भी मैंने पूरी लाइन हुई है तो मैंने एनसीईआरटी की आपको पेस्ट कर दिया है कि आपको ये समझ में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बोथ मुगल एंड ऑटमन एम्पायर्स इन द 16th सेंचुरी। अब मुगल और ऑटमन एम्पायर के बारे में 16th सेंचुरी में पूछ रहा है कि बोथ ऑफ दीज एम्पायर्स हैड पावरफुल नेवीज दैट एंगेज यूरोपियन नेवीज। तो मुगल के पास और ऑटमन एम्पायर दोनों के पास में बोथ ऑफ दीज एम्पायर्स हैड पावरफुल नेवीज। दूसरा है कि बोथ ऑफ दीज एम्पायर्स एक्सपेंडेड थ्रू द यूज ऑफ गन पाउडर वेपन्स एंड एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद बोथ ऑफ दीज एम्पायर्स गेव लिटिल मॉनेटरी सपोर्ट टू आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एंडेवर्स। इन बोथ ऑफ दीज एम्पायर्स द मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेयर मुस्लिम। तो ये आपको पहले तो ये गलत हो गया कि मुगल एम्पायर में भी मेजोरिटी ऑफ पीपल मुस्लिम नहीं थे। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ करेक्ट है, ये तो ये गलत हो गया। और बोथ ऑफ दीज एम्पायर गेव लिटिल मॉनेटरी सपोर्ट, ये भी नहीं है। आपको आर्टिस्टिक और कल्चरल एंडेवर्स के लिए मुगल में आपको कुछ मॉनेटरी सपोर्ट मिलती थी। इसके बाद है बोथ ऑफ दीज एम्पायर हैड पावरफुल नेवीज दैट इंगेज यूरोपियन नेवीज, है ना, दोनों के पास पावरफुल नेवीज थे। और बोथ ऑफ दीज एम्पायर्स एक्सपेंडेड थ्रू द यूज ऑफ गन पाउडर वेपन्स एंड एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी। ये बिल्कुल सही है। तो आंसर जो हो जाएगा ओके, सो बोथ ऑफ दीज एम्पायर्स एक्सपेंडेड थ्रू द यूज ऑफ, दोनों के पास पावरफुल नेवी नहीं थे, सो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर?
ये आपको लिखा हुआ है ऑटोमन्स के बारे में और इसके बारे में, ये एनसीईआरटी की है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। सो प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, जो बड़ा बेटा होगा वो फादर की जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे राजा है तो उसका बड़ा बेटा जो होगा उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। सो एल्डेस्ट सन इनहेरिटिंग हिज फादर एस्टेट, पूरा संभालेगा कौन, जो बड़ा बेटा होगा वो। ये आपको रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर का मतलब है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट यूजफुल सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ रिसर्च अबाउट द एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ द 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी। अब दिमाग नहीं लगाना है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि आवर मेजर सोर्स फॉर द एग्रेरियन हिस्ट्री फॉर द 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी आज क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट से जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो है, तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है। आवर मेजर सोर्स फॉर द एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ द 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी आर क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मुगल कोर्ट के जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ से हमने ये, वहाँ से हमको मेजर सोर्स मिलता है कि वहाँ पे एग्रेरियन हिस्ट्री कैसी थी। ये आपको पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट बुक से है, एनसीईआरटी से है। सो व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है ना। अब इसमें क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, तो ये आपको 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। और इसके बाद आपको अगर आपको इसमें बात करना हो तो वियतनाम वार जो हुई थी वो 1955 से 75 तक हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको 1789 से 1799 तक था। फर्स्ट गल्फ वार जो है 1990 से 1901 तक था। और ये 28 जुलाई 1914 से लेकर के 1918 तक था। तो इसमें पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा हो गया, ये तो आपको वैसे लॉजिकल 1526 पानीपत की पहले हो जाएगी, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें पहला हो गया। फिर पहला के बाद कौन सा हो जाएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1780 में यही है, फिर बाकी सब 1900 में है। सो 1 के बाद 3 हो जाएगा। सो 1 3 5 2 4 इसका सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है कि ब्रांच ऑफ स्कॉलरशिप दैट फ्लोरिस्ड इन यूरोप particularly from the 15th to the 18th century and was devoted to the appreciation, chronicling and classification of historic and non-organic relics, monuments and old tax refers to। तो देखो ये जो होता है एंटी पुरातनवाद होता है ना, एंटी क्वेरियनिज्म। तो ये होता है टू स्टडी ऑफ ओल्ड एंड रेयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आंसर हो गया एंटी क्वेरियनिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन स्त्री धन। देखो स्त्री धन के बारे में अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्लियर इस पर आएगा नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी से आएगा नहीं। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो अब यूपीएससी ने जो दिया है एनसीईआरटी से तो सारी पॉइंट नहीं लिखी हुई है। सो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 14 में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 14 में ये लिखा हुआ है। सो इसमें क्या है कि वेरियस टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू अ वीमेन ऑन वेरियस ओकेजन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। उसके लाइफ टाइम में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी आपको स्त्री धन बोला जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। सेक्शन 14 जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का कहता है कि स्त्री धन वो चीज़ है जो वीमेन रिसीव करती है पूरे अपने लाइफ टाइम में, जिसमें मूवेबल भी हो सकती है प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट हो सकती है ना। मैरिज से पहले हो सकती है, मैरिज के बाद हो सकती है, बर्थ चाइल्ड बर्थ के दौरान में, है ना, या विडोहुड के दौरान में, जो भी होगा वो सब उसकी स्त्री धन होगा। ये डावरी से अलग होता है स्त्री धन। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्त्री धन होता है उस पर पूरा वीमेन का राइट होता है। अगर मान लीजिए वीमेन का डेथ हो गया तो उसके हस्बैंड को नहीं जाता है, तो जो वेल्थ होती है वो उसकी जो एडॉप्टेड चिल्ड्रेन या जो नेचुरल जो लीगल जो बच्चे होते हैं उनके पास जाता है। तो पहला सही है। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू वुमेन एट द टाइम ऑफ हर फर्स्ट मैरिज। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पहले मैरिज के समय में या दूसरे मैरिज के समय में। ऑन द वुमेन्स डेट द वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रेन एंड हस्बैंड। हस्बैंड के पास नहीं जाता है वो ऑन द वुमेन्स डेट दिस वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाय हर नेचुरल लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रेन विथ नन ऑफ द सन इन लॉ हैविंग एनी क्लेम ऑन एनी पार्ट देयर ऑफ। ये बिल्कुल आपको सही है, ठीक है। तो आपको यही हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना, 1 and 4। सो 1 and 4 इज द आंसर। अब एनसीईआरटी में क्लियर दी नहीं हुई है ना, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, सीधे उसने लिखा है कि वुमेन को जो गिफ्ट मिलता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट से ये क्वेश्चन है और यूपीएससी ने यही आंसर दी है, ठीक है।
द खिलाफत कमिटी एक्सेप्टेड महात्मा गांधी सजेशन फॉर अ नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इट्स मीटिंग। कहाँ पे मीटिंग हुई थी और कहाँ पे किया था? हमने ये पढ़ी थी कि 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और वहाँ पे यूनानिमसली ये एक्सेप्ट किया था कि नॉन कॉपरेशन करेंगे, गांधी जी लेट मूवमेंट को करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, इससे आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ गई थी। ठीक है, अगला है कि व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग डेवलपमेंट्स। सो डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन। इसके बाद क्या है कि कॉटन बूम इन इंडिया और सिविल वार इन अमेरिका। तो इसका जो आंसर है वो आपको सबसे पहले जो है कि कॉटन बूम इन इंडिया, पहले बूम होती है ना, और बूम होने के बाद क्या हो जाता है, सिविल वार हो जाती है, फिर एक्सपोर्ट का डिक्लाइन हो जाता है। बस यही है आपको पूरा, ये भी एनसीईआरटी की है। कॉटन बूम होती है, फिर सिविल वार आ जाता है, फिर डिक्लाइन हो जाता है। सो 2, 3 and 1, ठीक है ना। तो 1860 से पहले जो 3/4 ऑफ रॉ कॉटन इंपोर्ट होता है ब्रिटेन में, वो अमेरिका से आता था। जब मान लो 1857 में क्या हो गया कि कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने बोला, वो फाउंड किया गया था वहाँ पे 1800, उसमें वहाँ पे मैनचेस्टर कॉटन कंपनी एक फॉर्म की गई थी, और उसकी जो ऑब्जेक्टिव थी कि भाई और भी जगह देखो, सिर्फ अमेरिका नहीं, और भी कहीं कहीं से तुमको कॉटन मिलेगा, उसको भी देखो। तो अब इंडिया को देखा गया कि भाई चलो ठीक है, अमेरिका की सप्लाई अगर बंद हो जाएगी तो इंडिया में होगी, है ना। तो जब अमेरिका के सिविल वार ब्रोक हो गई 1861 में, ठीक है ना, तो अमेरिका से रॉ कॉटन इंपोर्ट को फेल हो गई, है ना। तो वहाँ पे 3% हो गई, फेल टू लेस देन 3% ऑफ द नॉर्मल, जितना था उससे 3%, है ना। क्लियर? और तो जो इसका आंसर होगा 2, 3, 1। आपको एक्सप्लेनेशन में सब कुछ दिया हुआ है, देख लेना एक बार। अपार्थित क्या है? अपार्थित क्या है? तो ये आपको एनसीईआरटी से लिया गया है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होती थी वो आपको पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी से ली गई है अपार्थित, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वेर फर्स्ट स्टैब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री थी? आप देखो एनसीईआरटी में पूरी लाइन लिखी हुई है कि द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया वेर कॉटन, जूट, कोल माइन और रेलवे। सो कॉटन जूट वाला गया, कॉटन, जूट, कॉटन टेक्सटाइल, जूट। सो कॉटन और जूट केमिकल है नहीं, कॉटन, जूट, और इसके बाद कौन सा बोले थे? कोल माइन, 2 बार पूछ चुका है ना, और रेलवे। आप एपीएफसी के भी और सारे क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी क्वेश्चन हमने कंसीडर नहीं किया, वीडियो देख लेंगे उसकी सेपरेट, छोड़ना नहीं है कुछ भी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मेन एस्पेक्ट ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट। अब गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था? तो इनको जो हुआ था कि सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, उन्होंने कहा था कि इरविन ने कि भाई आप सिविल डिसोबीडियंस को बंद करो, तो बोला कि ठीक है कर लेंगे। और शिमला कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं, ये आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की बात हुई थी कि आरटीसी में आप पार्टिसिपेट करो। इसके बाद पॉलिटिकल प्रिजनर की बात हुई थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे उनको हटा दें, जो वायलेंस किए उनको सिर्फ उन्होंने नहीं हटाया। पे टैक्सेस फॉर द पीरियड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बीच में जो टैक्स पे करने वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सो आंसर क्या था कि सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आप सीडीएम को बंद करो और हम आपको प्रिजनर को छोड़ देंगे। सो 1 and 4, और आपको पार्टिसिपेट करना है आरटीसी में। ये भी एनसीईआरटी से लिया हुआ। गांधी इरविन पैक्ट बाय द टर्म्स ऑफ विच सिविल डिसोबीडियंस वुड बी कॉल्ड ऑफ, ऑल प्रिजनर रिलीज एंड साल्ट मैन्युफैक्चर अलाउड अलोंग द कोस्ट। ये आपको था। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपेरियल फाइनेंस। ये जो लिखी गई थी वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बुक है। अगला है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड कर्जन के बारे में इसमें से क्या सही है, ठीक है। सो लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या सही है? ही एडवोकेट द पेसिफिस्ट पॉलिसी, ठीक है। पेसिफिज्म होता है कि प्रिंसिपल की अपोजिशन टू वार, मतलब कि वायलेंस और वार नहीं करना है ना, डिस्प्यूट को सेटल करनी है, वॉर नहीं करनी है। तो ये तो कर्जन तो लड़ाई करने में ही था, है ना। तो ये आपको गलत हो गया, सही नहीं है। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश अ ब्रिटिश स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द पर्सियन गल्फ एंड सेस्तान, ये बिल्कुल सही है। ये अपने ऑफिशियल टेन्योर जब वायसराय था तो ये चाहता था पर्सियन गल्फ पे ज़्यादा ही ध्यान दिया था, और ये ना क्वेटा सिस्तान रूट बनाया था, ट्रेड रूट, ठीक है ना। तो इंग्लैंड, और ही वांटेड इंग्लैंड एंड रशिया टू बिकम फ्रेंड्स अगेंस्ट चाइना। ही वांटेड टू लीड द फ्लैग वेविंग मिशन टू द यूएस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आंसर ये हमारा हो गया। हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असम इन ब्रिटिश इंडिया। असम के बारे में मैंने आज सुबह की क्लास में बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। तो असम में कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा करके था एक, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। सो नॉर्थ ईस्ट ये बना था 1954 में बना है,
ठीक है ना। सो फॉर्म्ड हुआ है, तो इसका तो कोई बात ही नहीं हो गया। तो इट वाज मेड ए प्रोविंस इन 1865। तो ये आपको 1921 में, है ना, चीफ कमिश्नरशिप ये असम बनी है, गवर्नेंसिप ये 1921 में बनी है, तो ये भी गलत हो गया आपको। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1874। 1874 में असम को सेपरेट किया गया था बंगाल से, एंड अलॉन्ग विद सेलेट मेड इन टू चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है ना। इट वाज अ प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाई अहोम किंगडम, है ना। तो ये आपको, ये लेट मिडाइवल किंगडम था, 1228 से 1826 के समय में ये आपको अहोम किंगडम थी, है ना। तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। अगला है कि व्हाट वेयर द पीजेंट एसोसिएशन सेटअप इन केरला इन 1930 में, जो पीजेंट एसोसिएशन थी उसको क्या बोलते थे। अब किसान सभा जो है लखनऊ सेशन में आईएनसी ने अप्रैल 1936 में, जिसमें स्वामी सहजानंद हेड थे, वहाँ पे बना था लखनऊ सेशन में। कृति किसान मूवमेंट जो है वो भाई संतोख सिंह 1927 में था, तो कृति किसान होगा नहीं। सो कृषक संगम ये जो है सो एसोसिएशन पीजेंट की थी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ये मालाबार केरला में था। अगला है कि वाई डिड द कांग्रेस डिक्लेयर 9 मई टू इथोपिया डे। 9 मई को इथोपिया डे क्यों डिक्लेयर किया। अब इथोपियन पीपल को कांग्रेस चाहती सपोर्ट करना, क्योंकि इटली के द्वारा इटली उस पर अटैक किया था और वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, और उस स्ट्रगल को वो सब इंडिया में बोलते थे कि दिस इज द फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। और फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो कांग्रेस ने भी बोला कि 9 मई को, है ना, इथोपिया डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना। सो बिकॉज इथोपिया वाज अटैक्ड बाय इटली इन अर्ली 1936 एंड देयर रेजिस्टेंस वाज कंसिडर्ड फ्रीडम स्ट्रगल। उसके जो अपोज कर रहे थे उसको फ्रीडम स्ट्रगल माना गया, ठीक है। अगला है हु सेट अप द भारत स्त्री महामंडल विच वॉज फर्स्ट मेट इन इलाहाबाद इन 1910। ये भारत स्त्री महामंडल जो है वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो सरला देवी चौधरी के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पे, इलाहाबाद में 1910 में। और इसमें विमेन का फीमेल एजुकेशन था, इस सब के बारे में बात की गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द, एनसीएम का कौन सा फीचर नहीं है। तो एनसीएम का फीचर की अगर बात करें, इकोनॉमिक बॉयकॉट वाज इंटेंस एंड सक्सेसफुल, बिल्कुल सही है ना। द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन वेरी लार्ज नंबर इन द मूवमेंट, नहीं, मिडिल क्लास इसमें वेरी लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो द आंसर इज दिस वन, है ना। अगला है तो खुदाई खिदमतगार। अगेन क्वेश्चन आ गया कि खुदाई खिदमतगार जो है सर्वेंट्स ऑफ गॉड वाज ऑर्गेनाइज बाय कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन कौन था खान अब्दुल गफ्फार खान जो बनाया था खुदाई खिदमतगार 1928 में, तो उसमें कौन सी पब्लिकेशन थी। तो मैंने आपको इसमें बता दिया था कि ये खुदाई खिदमतगार जो है वो कौन सी थी, पख्तून। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया था उसका नाम था खुदाई खिदमतगार, और जो पब्लिकेशन किया था उसका नाम था पख्तून, ठीक है। अब इसको बादशाह खान भी बोलते थे, खान अब्दुल खान को क्या बोलते थे, बादशाह खान, और इसको बच्चा खान भी बोलते थे, ठीक है। इसने पख्तून मैगजीन किया था, ये मैंने बता दिया आपको। यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया जो वीकली न्यूज़पेपर था, जो इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था, जर्नल, वो लाला लाजपत के राय के द्वारा पब्लिश किया जाता था, बाद में महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया था। स्वामी और इंडिया अवेकेंस जो है वो अवेकन इंडिया जो है सो स्वामी विवेकानंद ने एक पोएम लिखा था जिसका टाइटल था इंडिया अवेकेंस। तो सारे ऑप्शन आप समझ गए। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज का फाउंडर कौन था। सो आर्य महिला समाज जो फाउंड किया गया था वो 30 नवंबर 1882 को हुआ था, और ये पंडित रामाबाई के द्वारा ये आपको फाउंड किया गया था, टू एजुकेट विमेन और टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ से जिए। इसके बाद रामाबाई रानाडे हैं, ये आपको फाउंडर प्रेसिडेंट किसकी थी, सेवा सदन, ये पुणे में था। सेवा सदन किस में था, पुणे में, 1885 में ये इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको पता ही है कि आर्य समाज ये आर्य महिला समाज है हमारा, तो गलती से टिक नहीं लगाना है ना, गलती किया ना। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ड्यूटी एज जर्नलिस्ट की ड्यूटी करते हुए कौन गया था सबसे पहले जेल। तो 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक पेपर में कुछ रिमार्क्स डाला था, है ना, हड़ताल पे, तो उसके कारण से उनको आपको ले गया था, जेल डाला गया था। तो फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रिजन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द रीजन फॉर द लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही थी। ऑफिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू ए पॉलिसी ऑफ लीजेज फेयर बट इट वाज एक्चुअली ए पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरवेंशन। बिल्कुल ऐसे बोलते तो थे
कि हम जो है सो लीजेज फेयर हैं, कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बट उनका रियल में जो डिस्क्रिमिनेटरी थी, है ना। यूरोपियन एंटरप्रेन्योर्स हैड कनेक्शन टू बैंक्स एंड एजेंसी हाउसेज व्हाइल इंडियन हैड टू रिलाई ऑन कीन फैमिली। उनको बैंक से पैसे मिल जाती थी, इंडियन वाले को तो बस उधार ले लेके काम चल रहा था। तो वो एक रीज़न था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। व्हेन प्लांटेशन वेर ट्रांसफर्ड टू इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट ओनरशिप, नेटिव इन्वेस्टर वेयर डेलिबरेटली इग्नोर्ड। जब आपका मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट को प्लांटेशन को ट्रांसफ़र किया जाता था, तो जो यहाँ के नीची जो इन्वेस्टर थे उनको उनसे पूछता ही नहीं था उनको कुछ भी। तो ये भी सही है। सब तीनों कारण हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई। अगला है कि विच सोशल रिफॉर्मर्स ऑटोबायोग्राफी इन टाइटल लुकिंग बैक डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस इन सेटिंग अप स्कूल फॉर वुमेन। पुणे में जो उन्होंने स्कूल खोलने में जो इनको प्रॉब्लम हुई थी उसके बारे में बात किया गया है। तो ये है धोंधो केशव कार्वे, ये लुकिंग बैक धोंधो केशव पारवे, ठीक है, कार्वे। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द फेमस सोशल रिफॉर्म बेगम रोकेया। ये बड़ी फेमस है बेगम रोकेया, ये रोकेया सखावत जो हुसैन है ना, रोकेया सखावत हुसैन को बोलते हैं बेगम रोकेया। ये बंगाली फेमिनिस्ट थी, थिंकर, राइटर, है ना, और ये भी बांग्लादेश में है और मुस्लिम गर्ल्स के लिए एक्टिविस्ट थी। इन्होंने बुक लिखी थी मोतीचूर। कौन लिखी थी? मोतीचूर। इसके बाद अर्धांगी, इसके बाद गृहा, इसके बाद सुल्तानाज ड्रीम, इसके बाद अवरोध बासिनी, है ना। तो ये सारी लिखी थी अर्धांगी, गृहा और सुल्ताना ड्रीम। मदर इंडिया नहीं लिखी थी, बाकी मोतीचूर वगैरह तो ठीक है। मदर इंडिया जो है एक यूएस हिस्टोरियन था कैथरीन मायो, है ना, कैथरीन मायो इन्होंने लिखा था मदर इंडिया, 1927 में पब्लिश हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसमें क्या है कि दे प्रेजेंट ए कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, दे वेयर अ रिपोजिटरी ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुगल्स, they allow us to understand how imperial ideologies were created and dismantled, they contain brief biography of the author। नहीं, इसमें ऑथर के बारे में कुछ नहीं लिखा होता था। जो भी रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स थे और जो मुगल्स के बारे में जो फैक्चुअल थे और जो इंपेरियल जो आइडियोलॉजी थे वो सब के बारे में लिखी गई थी, ठीक है। ये आपको गलत इंग्लिश यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, पिछले का आ गया क्या? यस, पिछले का आ गया है हिंदी। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा, किसने लिखा था? सो गांधी एज महात्मा जो लिखा था वो शाहिद अमीन ने लिखा था, शाहिद अमीन ने। और महादेव देसाई ने जो लिखा है वो बायोग्राफी लिखा था अंत्याज साधुनंद, बी खुदाई खिदमतकार, ये सब जो वीर वल्लभ भाई, ये सब महादेव देसाई ने लिखा है। लुइस फिस्कर जो है इन्होंने लिखा था, आप याद रखना, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसके बाद देवी एर्नोल्ड ने बुक लिखा था गांधी, बुक का नाम था गांधी प्रोफाइल्स इन पावर। इसके बाद जो एक बुक है महात्मा, ये याद रखना है, महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद्र गांधी। ये किसने लिखा था? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने ये बुक लिखी थी। तो आपको याद रखना चाहिए, महात्मा गांधी पे सारी चीज़ें याद होना चाहिए। ये बुक शाहिद अमीन ने लिखी थी। ये मैंने बुक की आपको प्रिंट ये कॉपी आपको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय में, भारत का जो ये थे वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के समय में वो प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? वो जेबी कृपलानी थे। 1948 से 49 तक, तो ये 1948 से 49 रहे हैं। पिता भी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो आपको 1929 में रहे थे, 29 में, 30 में, 36 में, 37 में और 51 से 54 तक में भी रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद 23 में रहे थे और 40 से 46 तक में रहे थे और 46 से 47 में जेबी कृपलानी रहे थे, 46 से 47 में। तो आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जेबी कृपलानी जो है सो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अगला है कि ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये मैंने बात किया था आपसे कि ये शाहजहानंद के नेतृत्व, ठीक है। सो किसान सभा मूवमेंट बिहार में शाहजहानंद सरस्वती के इसमें हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में बनाया गया था। इसके बाद यदुनंदन शर्मा जो है वो आपको भी पीजन मूवमेंट से ही जुड़े हुए हैं। इसके बाद शीतला सहाय जो है ये तो लीडर है भारतीय जनता पार्टी का, तो इसको तो छोड़ दो। तिलका मांझी जो है वो फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट आदिवासी लीडर है संथाल कम्युनिटी से। तो ये 1784 में ब्रिटिश के खिलाफ आर्म उठाए थे। तो ये सारे नाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। हु प्रोड्यूस द पीरपू रिपोर्ट? अब पीरपू रिपोर्ट किसने प्रोड्यूस किया था? सो 1930-99 में मुस्लिम लीग जो होगा वो
मुस्लिम जो ग्रुप थे उसका जो इंडियन स्टेट थे, है ना, जो कांग्रेस गवर्नमेंट चलाती थी, जो स्टेट, ठीक है ना, 1937 में इलेक्शन हुई थी तो उसमें कांग्रेस को मिली थी, बहुत जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। तो जो गवर्नमेंट बनी थी तो वहाँ पे जो कांग्रेस स्टेट थे, है ना, कांग्रेस स्टेट में मुस्लिम की सिचुएशन क्या थी, ठीक है ना, मुस्लिम की सिचुएशन, मुस्लिम ग्रुप की क्या सिचुएशन थी, उस पर रिपोर्ट बनाया गया था, जिसको था कि मुस्लिम सफरिंग अंडर द कांग्रेस रूल। और ये एके थे, उन्होंने बनाया था और ये प्रिपो रिपोर्ट हो गया। तो ये मुस्लिम हु प्रोड्यूस्ड, सो और हर पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी। नाउ स्वतंत्रता पार्टी जो है ये इंडियन क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल पार्टी है जो 1959 से रही थी, 1959 से 1974 तक रही थी। ये बनाया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको ऐसा लगा था कि जवाहरलाल नेहरू डोमिनेटेड आईएनसी, है ना, और ठीक है, तो सोशलिस्टिक वे में जा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने पार्टी बनाई थी स्वतंत्रता पार्टी। गांधी जी साल्ट मार्च टू दांडी वाज स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, किस प्लेस से स्टार्ट हुआ था, तो हमने बात की थी कि गांधी साल्ट मार्च जो हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक थी, 24 डे चली थी और 240 माइल के चली थी। और साल्ट मार्च जो है, और ये जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक गई थी, ठीक है। नवसारी था जगह वहाँ पे, है ना, जो अभी गुजरात में है ना। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्टिक ग्रुप इन कांग्रेस पार्टी। सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, ठीक है, ये बनी थी 1934 में पटना में, जहाँ पे उसके हेड कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, और एज ए प्रेसिडेंट, और जयप्रकाश नारायण जो थे वो आपको सेक्रेटरी थे उसके। तो क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर, तो जयप्रकाश नारायण तो होंगे ही मेंबर, ठीक है, एनजी रंगा भी थे और नरेंद्र देव भी थे, तो पटना तो राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मैकलीज 1835 मिनट्स ऑन एजुकेशन। अब देख लो, जो लोग पूछ रहे हो कि 1900 से पढ़े क्या पढ़े, देख लो ये ईपीएफओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैसे पूछते हैं। ये मैकलीज 1835 मिनट्स में क्या एजुकेशन के लिए था वो पूछ रहे हैं। तो मैकली जो थे वो बोलते थे कि भाई टीचिंग जो है होनी चाहिए, जो वो वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए, और वेस्टर्न एजुकेशन में पैसा खर्चा होना चाहिए, ठीक है ना, और सिर्फ गवर्नमेंट को वेस्टर्न एजुकेशन को फंड करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा इसने कहा था कि, ठीक है ना, जो ईस्टर्न पुश्ड फॉर द क्लोजर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी दैट ओनली ऑफर्ड, जो सिर्फ ईस्टर्न फिलोसफी के कोर्स से चलाती है उसको बंद करने की बात भी की थी। इसके बाद इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की थी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होता है कि इन्होंने बोला कि कुछ इंडियन को पढ़ा दो आप, है ना, और वो जो है सो फिर बाकी लोगों को पढ़ा देंगे। सो डाउनवर्ड फिल्टरेटिंग पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये हो गया टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, लिबरल लिटरेचर ट्रेनिंग, टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन एट अ हायर लेवल। तो नहीं कौन सा था, टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न और ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल, नहीं, सिर्फ ये बोलते थे कि भाई वेस्टर्न को पढ़ाओ, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनल लिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया, कौन से नहीं थे, तो ये हो गया आपको कौन से नहीं थे रिप्रेजेंट मिलिटेंट नेशनल थॉट। तो ये थे आपको, जैसे आपको अगर बात करें स्कूल ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म में कौन कौन थे, राजनारायण बोस थे, अश्विनी कुमार दत्त थे, इसके बाद विष्णु शास्त्री चिपलुंकर था महाराष्ट्र से, ठीक है, और ये जो है सो आपको कृष्ण कुमार मित्रा जो थे वो आपको मिलिटेंट नेशनलिस्ट में नहीं थे। फ्रीडम फाइटर जर्नलिस्ट थे, ब्रह्मो समाज के लीडर थे, और स्वदेशी मूवमेंट में आपको ये संजीवनी जर्नल जो निकली थी उसमें ये साथ दे रहे थे, ठीक है। ये बाद में साधारण ब्रह्मो समाज के कृष्ण कुमार मित्रा जो हैं वो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। इन्हीं की मैगजीन ने सबसे पहले बॉयकॉट टर्म को यूज किया था। तो ये आपको मुझे लगता है इतना से काफ़ी काम चल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिचुएशन इन द रैयतवाड़ी एरियाज इज करेक्ट। अब रैयतवाड़ी एरिया में क्या हो गया कि रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था, मद्रास और बम्बे एरिया में शुरू हुआ था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है ना, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, है ना। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स एंड रिच पीजेंट्स हु यूजुअली यूटिलाइज द सर्विस ऑफ टेनेंट्स। बिल्कुल ये आपको सही है, लैंडलेस लेवर बिकम द लैंड ऑनर्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ था रैयतवाड़ी में, ठीक है ना। रैयतवाड़ी में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है सो गवर्नमेंट जो है सो डायरेक्ट रैयत से से संपर्क करते थे, बस यही था।
लैंड लॉर्ड इज टोटली डिस्ट्रॉयड, नहीं, इट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग आउट लैंड टू टेनेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। इन द ईयर 1911 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे। बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग जो बनाया था वो नारायण मुल्हर जोशी ने बनाया था 1911 में। ये मेंबर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी थे, इन्होंने सोशल सर्विस लीग बनाया था, ठीक है ना। तो ये सोशल फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट करना चाहते थे कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पब्लिक ओपिनियन लेकर के ये सब करना चाहते थे, ठीक है ना, कि वर्क की और लाइफ क्वालिटी की, इक्वलिटी लाइफ की जो है सो बेटर स्थिति हो। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। इसमें कैबिनेट मिशन का कौन सा मेंबर नहीं है, तो मैंने आपको कहा था कि जो कैबिनेट मिशन जो आई थी वो 1946 में आई थी, और उसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर इंडिया का क्या होगा उसके बारे में बात किया था। इसमें लॉरेंस थे, पैथविक लॉरेंस थे, और स्टीफर्ड क्रिप्स थे, बिल्कुल। और इसके बाद इसमें एक और थे, एवी अलेक्जेंडर थे। वेवल इसमें नहीं थे, लॉर्ड वेवल नहीं थे। लॉर्ड वेवल तो वायसराय थे उस समय, है ना, तो नॉट अ मेंबर कौन थे, लॉर्ड वेवल मेंबर नहीं थे। यह आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, देखो ये आपको ऑल अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फील, कि अगर आप ये 2 लेक्चर को सही से 2 बार 3 बार देख करके एक एक पॉइंट को सुन करके अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैंने 1 घंटे की सेशन आपको सिर्फ इसलिए ली थी कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है ना, और जो पॉइंट आपको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लेंगे, तो इसलिए हमने ये किया है ना। सो गुड थिंग्स टेक टाइम। इसमें बहुत चीज़ हो सकता है, कुछ चीज़ें मेरे से छूट गई होगी, तो जितना हो सकता था 1 घंटा में मैंने आपको पॉसिबली सब कुछ लगभग बता दिया, जिससे कि आपको इसमें आज जितने क्वेश्चन पूछे थे वो सारे आपसे बन जाते हैं एटलीस्ट, ठीक है ना। तो टुडेज कोट क्या है, गुड थिंग्स टेक टाइम, है ना, तो आराम से करो, पेशेंसली करो। टाइम आपके पास में अभी 7-8 दिन है, रिवीजन पे फोकस करो, टेस्ट के मार्क्स पे मत ध्यान दो। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं टेस्ट के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो टेस्ट के मार्क्स पे फोकस मत करो, कोई मतलब नहीं बनता है अब टेस्ट के मार्क्स पे फोकस करने को। और आपने जैसा कहा था मैंने 25 तारीख तक कंप्लीट कर दो सर, रिवीजन करनी है, तो मैंने 25 तक आपको कंप्लीट कर दिया। 7 दिन आपको टाइम मिल जाए, उसके बाद 5-6 दिन टाइम आपको मिल जाएगी, तो ये आपको कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है सो हम लोग कल जो मॉर्निंग में क्लास होगी, मॉर्निंग में क्लास में आर्ट एंड कल्चर कर लेंगे, और आफ्टर डैट हम लोग शाम में पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और पॉलिटी और गवर्नेंस ख़त्म कर देंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम देखेंगे, अगर कभी टाइम परमिट करेगा तो छोटे छोटे आपको वीडियो बना करके कुछ चीज़ें अगर देनी होगी, या मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि टाइम मेरे पास में है नहीं इतनी अभी, तो मैं आपको छोटी छोटी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, और जो भी क्वेरी होगी वो मैं आपको ले लूँगा लास्ट क्लास में, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको PDF यहाँ मिल जाएगा, और थोड़ा सा लेंदी हो गया बट वो आपके फ़ायदे के लिए था, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं कल मॉर्निंग में आपसे, और हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे करेंगे। उसमें हम करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। करंट अफेयर्स में जो जो न्यूज़ में है आर्ट एंड कल्चर, इनफाइनाइट है आर्ट एंड कल्चर, एक दिन में कितना कर पाएंगे, बट फिर भी मेरे को लगता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारी एस्पेक्ट को हमने लिया है, ठीक है ना। सो रिविजन क्लास है, इतना कर लिया, दैट्स मोर देन एनफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और चीज़ है कि जब भी आपको अगर कहीं कुछ एरर लगता है तो टाइम स्टैम्प दिया कीजिए कि भाई यहाँ पे एरर है, और कुछ सोर्स दिया कीजिए कि भाई इस कारण से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा मन कर रहा है या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ये बता रहा है, मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। आप देख लो, मैं जब भी प्रूफ देता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कोई जो ट्रस्टेड साइट है उनकी लिंक आपको दे देता हूँ, सो डैट कि आपको दिक्कत ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।